हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एस के मानवा। तो हम लोग देखने जा रहे हैं चीट सिस्टम हैव ए लेजेंडरी पेट का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है इस दुनिया में हजारों साल पहले ड्रैगन राज किया करते थे, जो कि सभी जीव जंतुओं के साथ मिलकर रहा करते थे। लेकिन एक दिन डीमन किंग ने उनके ऊपर चढ़ाई किया और ड्रैगन को हरा कर खुद वहाँ का राजा बन गया। कुछ साल तक तो आराम से ही दुनिया चली, लेकिन धीरे धीरे कहकर डीमन की प्रजाति इवॉल्व करने लगी और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनने लगी। उन्हें और भी ज़्यादा भूख लगने लगा। तब उन्होंने सोचा क्यों ना धरती के कमज़ोर लोगों को अटैक करके उन्हें खाया जाए। और तब से लेकर आज तक डीमन की प्रजाति इंसानी दुनिया पर अटैक कर कर उन्हें खाने लगी। लेकिन उनके अंदर से निकलने वाला स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे कर पूरी दुनिया में फैल गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोग भी अवेकन होने लगे। उन्हें नई नई तरह की एबिलिटीज़ मिलने लगी। उन्हें हम लोग अवेकनर्स कहते हैं। उनके पास शॉर्ट पावर, मैजिक पावर और बीस्ट को टाइम करने की भी शक्तियाँ मिलने लगी। और तब से ही शुरू हुआ इंसानों और डीमन के बीच का जंग। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक ड्रैगन डीमन क्वैंगिंग सिटी पर अटैक हो चुका था। ये इतनी तेज़ था कि गवर्नमेंट अनाउंस भी नहीं कर पाई। वो हमारे हीरो के बिल्डिंग को तबाह कर देता है। ये देखकर तो हमारा हीरो हक्का बक्का होकर बस उसे देखता ही रह जाता है। इधर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बीस्ट को समन कर रही थी और कहती है, शेरू शेरू कहाँ हो तुम, जल्दी से आ जाओ, हमें इस डिमोनिक ड्रैगन को मिलके ख़त्म करना होगा। तभी वहाँ पर एक फ्लैमी लायन समन होता है और उसके मुंह से निकलने वाली आग की वजह से वो ड्रैगन पल भर में ही ख़त्म हो जाता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर लियो अपनी आंखों को मेड़ रहा था और कहता है, अबे यार मैंने जो कुछ भी देखा वो सब सच था क्या, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पर लैन चलते हुए आती है और कहती है, मुझे माफ़ करना मेरे भाई, मुझे पता नहीं था वो डेमनिक ड्रैगन उड़ते हुए यहाँ तक आ जाएगा और तुम्हारे घर को तबाह कर देगा। इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और हमारी क्वैंगलिंग एकेडमी जितना हो सके उतना तुम्हें मदद करेगी, ये रख लो। इधर हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर लियो अपने मन ही मन सोच रहा था, इस दुनिया में हर किसी का सपना है बीस्ट टाइमर बनने का। हाँ, मेरा भी है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अमीर नहीं हूँ कि एक बीस्ट को अफोर्ड कर पाऊँ, और अगर मेरे पास बीस्ट नहीं होगा तो मैं किसी की भी जान नहीं बचा पाऊँगा। What the fuck is this? हे भगवान, आपने मुझे इस दुनिया में भेजा, लेकिन भेजा क्यों नहीं भेजा जिसकी मदद से मैं दूसरों बिस्टों के साथ कांटेक्ट बना पाऊँ। फिर वो अपने बिस्ट को उठाकर देखने लगता है और हमें बताता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कमज़ोर बिस्ट होते हैं जो आपके भी गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, लेकिन ये अभी अवेकन हो चुका है और मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है मैं इसे रिसोर्सेज दे पाऊँ। फिर वो उसे पास से देखने लगता है और बोलता है, अरे यार तू अवेकन हो रहा है, मुझे भी देखना है आखिरकार अवेकन कैसे होते हैं। फिर वो अपने मन ही मन सोचता है, नेशनल एग्ज़ाम 3 दिन के अंदर होने वाला है, मुझे लगता नहीं है मैं इतनी जल्दी अवेकन हो पाऊँगा। क्या मुझे इस डॉग को किसी और को दे देना चाहिए जिससे अभी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। फिर वो उसके साथ बेस्ट स्टोर आ जाता है और घंटे बजा बजा कर अपने मन ही मन सोच रहा था, क्या मुझे इस बेस्ट के साथ अवेकन एग्ज़ाम में जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी तक अवेकन नहीं हुआ हूँ। तभी वहाँ का ऑनर आता है और कहता है, क्या है रे बच्चे, तू इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्यों आ गया है, मेरी भी नींद ख़राब कर रहा है। लियो बॉस, मैं आपके लिए एक नया बीस्ट लाया हूँ, क्या आप इसे लेना चाहेंगे। ओनर, अबे क्या इसे ले आया है तू, ये तो आसपास के गली का कुत्ता है, तू मुझे क्या मूर्ख समझता है, इसे तो किसी और को देना, मैं तो इसे नहीं लेने वाला हूँ। चल चल भाग यहाँ से, दोबारा यहाँ पर वापस मत आना। लियो वहाँ से जाते हुए अपने मन ही मन सोच रहा था, अगर साले को चाहिए ही नहीं था तो उसने मुझे इतना सुनाया क्यों, वो साफ साफ भी मना कर सकता था। तभी वहाँ पर सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपके हाथ में जो बीस्ट है वो एक हेल्ड हाउंड है जिसका ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, लेकिन अगर आप उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं तब वो एक हेल्ड हाउंड में बदल जाएगा और उस एपिक क्वालिटी का होगा। ये देखकर तो लियो को विश्वास ही नहीं होता है। वो अपनी आंखों को मेड़ता है और कहता है, अबे यार क्या कल रात को मैंने भगवान को जगाली दी थी, वो असर पड़ गया है, लगता है भगवान ने मुझे फिर से एक नया मौका दिया है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है, तब मैं इसे हिडन क्लास तक अवेकन करूँगा और इसे बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बना दूँगा। इधर सू वहाँ से गुजर ही रहा था। फिर वो लियो को देखता है और कहता है, अरे ये तो अपना यार है जो हो गया बेकार है। फिर उसके पास जाकर कहता है, क्या भाई क्या हालचाल है, तू भी क्या प्लान कर रहा है अवेकन एग्ज़ाम देने का, वो भी इस कुत्ते के साथ। क्या भाई तू मजाक कर रहा है, तू 100 बार भी अवेकन एग्ज़ाम दे देगा ना तभी भी तू क्वालिफाई नहीं हो पाएगा।
ये सुनकर लियो बोलता है, चल बे, खुद का काम खुद से रख। सू अपने मन ही मन सोचता है, कचरा साला कचरा ही रहेगा। सू अबे कचरे, जाते जाते सुन ले, लीना अभी तक अवेकन नहीं हुई है और वो नहीं चाहती है वो अवेकन एग्ज़ाम भी दे। मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है तुम दोनों को देखकर। तुम दोनों की चर्चे तो स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा ही थे, लेकिन रियल लाइफ में तो सब कुछ उल्टा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, अब तो वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हुई ना, क्योंकि उसने तो तुम्हें कब का ही छोड़ दिया है। तभी वहाँ पर लीना आती है और कहती है, सू आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम भी क्या जॉगिंग करने के लिए आए थे? सू अरे नहीं नहीं, ये सब बकवास शौक मैं नहीं पालता हूँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए एक नया गिफ्ट खरीदने के लिए आया था। लेकिन देखो मैं किससे मिल गया। लूना फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है और अपने मन ही मन सोचती है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ही पसंद था, लेकिन बेचारा अवेकन नहीं हो पाया। मैं क्या ही करती, अगर मैं इसके साथ ज़िंदगी बिताती तब तो पक्का मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता। फिर वो सू से कहती है, अरे क्या तुम यहाँ पर खड़े खड़े कर रहे हो, टाइम वेस्ट, कचरे से बात करोगे तो बेकार ही माथा दर्द होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर ली भड़क जाता है और कहता है, अबे तू कहाँ चली? तूने मुझे नहीं छोड़ा है, मैंने तुझे छोड़ा है। तू एकदम बकवास लड़की है, तू तो किसी काम की भी नहीं है। अगर जीजू भाई तेरे साथ रहेगा वो पक्का कंगाल हो जाएगा। मैं ऐसी बेकार लड़की के साथ कभी नहीं रहने वाला हूँ। सुनकर तो सू भड़क जाता है और कहता है, अबे साले सू, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को ये सब कहने की? अगर मैंने तुझे दोबारा देख लिया ना, तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। लूना सू को पकड़े हुई थी और कहती है, अरे सू से जाने भी दो, ये एकदम बेकार लड़का है। अगर तुम इसके साथ थोड़ी देर और भी रहोगे तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा। इधर सू जाते जाते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और अपनी मनी में सोचता है, मन तो कर रहा है उस लड़की का मैं थोपड़ा बिगाड़ दूं। साला मैं अभी तक किसी को नहीं बताया हमारा ब्रेकअप हो गया है और साली ने दूसरा लौंडा पटा भी लिया। मुझे तो ये लड़की पहले से ही ख़राब लगती थी। सीन शिफ्ट होता है 3 दिनों बाद नेशनल अवेकन सेरेमनी में, जहां पर बहुत सारे लोग उसे अटेंड करने के लिए आए हुए थे। कुछ लोग इधर आपस में बात कर रहे थे, अबे ये तो ली है ना, आखिरकार इसके पास इतना पैसा कैसे आया जो कि इस अवेकन सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर लिया, वो भी 3 दिन पहले। हाँ भाई, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, इस साले के पास तो स्कूल के फीस जमा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। क्या इसके पास अब इतना पैसा आ गया है कि वो अब एक स्पिरिचुअल बीस्ट को खरीद सकता है? इधर हम लोग ली को देखते हैं जो कि बड़ी हिम्मत कर उस जगह पर आया हुआ था और अपने मन ही मन सोच रहा था, मैंने यहाँ पर आने के लिए अपने 3000 युआन दे दिए हैं। मुझे नहीं पता मैं अवेकन होऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं जो कुछ भी हो सकता है वो तो करूँगा। फिर वो बोलता है, गुड मॉर्निंग सर, मैं यहाँ पर आया हूँ अवेकन सेरेमनी टेस्ट देने के लिए, क्या मैं दे सकता हूँ? इधर इंस्ट्रक्टर अपने टॉपिक को नीचे करते हैं और कहते हैं, तुम ही क्या लियो हो जो कि क्वेंगलिंग एकेडमी में जाना चाहता है? ली, हाँ सर मैं ही ली हूँ, क्या आप एकेडमी के प्रोसीजर को बता सकते हैं? इंस्ट्रक्टर अपने मन ही मन सोच रहे थे, इस पूरी सिटी में बस इसी बच्चे ने ही क्वेंगलिंग एकेडमी में आने की हिम्मत की है। सू अबे चूतिए ली, तू क्या कर रहा है? तुझे पता है ना हमारे सिटी में तू ही एक लौता जीनियस नहीं है जो कि क्वेंगलिंग सिटी में जाना चाहता है। पूरे 5 साल में बस 8 लोगों ने ही हिम्मत की है क्वेंगलिंग सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने की, और तुझे क्या लगता है तू इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लेगा जो हर साल बस फेल होता आ रहा है? इधर लियो बड़े ही गुस्से से कहता है, अबे साले तू कुछ ज़्यादा ही बकबक नहीं करता है? हाँ, अगर मैंने क्वेंगलिंग एकेडमी के टेस्ट को पास कर लिया तो तू क्या करने वाला है? तू मुझे क्या अपना पापा बुलाएगा? सू अबे साले तेरी उतनी औकात भी है जो मैं तुझे पापा करके बुलाऊंगा? ठीक है मान भी लिया, तो इस क्वेंगलिंग एकेडमी के टेस्ट को पास कर लेता है तब मैं तुझे शुगर डैडी बुलाऊंगा, लेकिन अगर तू फेल हो गया मैं तुझे पूरी मार्केट में नंगा करके दौड़ाऊंगा। क्या बोलता है, तो ऐसा करेगा? लियो ठीक है, तब शर्त लग गई तो इसे मुकरना नहीं। फिर वो टीचर के पास जाता है और कहता है, सर मैं तैयार हूँ, क्या आप टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं? डॉक्टर लियो से कहते हैं, देखो बच्चे ये टेस्ट उतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। क्वेंगलिंग एकेडमी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर तुम क्वेंगलिंग एकेडमी के टेस्ट को फेल कर जाते हो तुम कभी दूसरे एकेडमी में इंटर नहीं कर सकते हो और कभी भी बीस्ट मास्टर नहीं बन सकते हो। तुम क्या पूरी तरह से सोच के आए हो तुम इस टेस्ट को देना चाहते हो? इधर आसपास के सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे और कहते हैं, अरे भाई सर तो एकदम बिल्कुल मज़ेदार है, वो बच्चा तो हारने वाला है, चलो देखने में बड़ा ही मज़ा आएगा। इंस्ट्रक्टर ठीक है, तब तुमने पूरी तरह से सोच ही लिया है तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ।
पहला टेस्ट है स्पिरिचुअल टेस्ट। अपने हाथ को इस बॉल के ऊपर रखो। फिर लियो उस हाथ को बॉल के ऊपर बड़ी धीरे से रखता है, तभी वहाँ पर बस 316 अंक आते हैं। ये देखकर तो सू जोर जोर से हंसता है और कहता है, साला अपने आप को स्पेशल समझ रहा था, तू तो कचरा है बे कचरा, तुझे क्या लगता है तू कोई महान है, तू एकदम बकवास है। तभी लियो अपनी पूरी पावर को उसके ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से बॉल में अंक धीरे धीरे कर बढ़ते चले जाते हैं। यह देखकर तो इंस्ट्रक्टर भी बिल्कुल ही शौक था और बोलता है, क्या 612, ये तो हाईएस्ट रिकॉर्ड है। फिर 730, अरे इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर वो धीरे धीरे कर बढ़ता ही जा रहा था। इधर आसपास के सभी लोगों के होश उड़े हुए थे। फिर उस बॉल में 1028 स्पिरिचुअल पावर दिखा रहा था। ये देखकर तो इंस्ट्रक्टर बिल्कुल ही शौक थे और अपने मन ही मन सोचते हैं, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है अपनी आंखों पे, इस बच्चे के पास इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है। आसपास के सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो कहते हैं, अभी यार इसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है इस बच्चे के पास इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है। फिर हम लोग को बताया जाता है, इस दुनिया में हर एक चीज़ स्पिरिचुअल एनर्जी से ही नापा जाता है। हर एक नॉर्मल ग्रेड के बीस्ट के पास बस 100 ही स्पिरिचुअल एनर्जी से आप उसे अपना कॉन्टैक्ट बीस्ट बना सकते हैं, लेकिन अभी लियो के पास 1000 स्पिरिचुअल पावर है। मतलब वो अभी 10-10 बीस्ट के साथ कॉन्टैक्ट बना सकता है। इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा ही हैरानी से लियो की तरफ देख रहे थे और अपने मन ही मन सोच रहे थे, साथ ये बंदा आगे चल के लेजेंडरी बीस्ट टेमर बन सकता है। इधर इंस्ट्रक्टर अपने मन ही मन सोच रहे थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है 10 स्टार बीस्ट टेमर, मैंने अभी तक जितने भी देखे हैं वो तो बस ड्रैगन किंगडम से ही थे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा हीरा मिल जाएगा, मुझे तो विश्वास नहीं था। फिर वो अनाउंस करते हैं, लियो के पास पूरे 1018 स्पिरिचुअल पावर हैं, जिसकी वजह से वो इस राउंड को कंप्लीट करता है। ये सुनकर तो सू और लूना भड़क उठते हैं और उस पर झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और कहते हैं, सू जल्दी से बता दो कि तुमने इसे दवाई दिया था और ये बस उसी की वजह से इस स्पिरिचुअल टेस्ट को कंप्लीट कर चुका है। जल्दी से लियो अपना गुनाह कबूलो और जल्दी से यहाँ से निकल लो, नहीं तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। इंस्ट्रक्टर उनके इन बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं और कहते हैं, लियो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरे राउंड को। तभी चैन भागे भागे इंस्ट्रक्टर के पास आता है और कहता है, इंस्ट्रक्टर आखिरकार मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इस बच्चे के पास इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर कैसे हो सकता है? आपको पता है अभी का हाईएस्ट रिकॉर्ड कितना है? ये बच्चा उसे 2 अंक से ज़्यादा चल रहा है। ये सुनकर तो इंस्ट्रक्टर को भी लियो के ऊपर शक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं और दूसरे राउंड को स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे राउंड में था ब्लड लाइन क्वालिटी टेस्ट। ये सुनकर लियो अपने मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं पता आखिरकार मेरा समन बेस्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर वो बोलता है, मैं तुझ पर पूरा भरोसा करता हूँ ब्लैकी, कुछ ज़रूर कमाल करके दिखाना। फिर उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रहा था। ये देखकर तो आसपास के सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक थे और बोलते हैं, ये बंदा तो सचमुच लेजेंडरी ग्रेड के बेस्ट को अवेकन कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं ब्लैकी वहाँ पर सोया हुआ था। ये देखकर तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, मुझे भी लग रहा था एक नॉर्मल ग्रेड का कुत्ता क्या ही लेजेंडरी ग्रेड बन सकता है। इंस्ट्रक्टर अपने मन ही मन सोच रहे थे, अरे यार मैं कहाँ फंस गया, इस बंदे के पास तो काबिलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका बेस्ट तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। फिर वो कहते हैं, लियो तुम्हें किसी और बेस्ट के साथ कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए, तुम्हारा ये बेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसे लेकर तुम क्वेलिन एकेडमी नहीं जा सकते हो। तो इसी के साथ ये एपिसोड में ये भी ख़त्म होता है गाइस। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, अगर नहीं लगा हो तो बोल सकते हैं मत करो भाई, इसे कोई और कर देगा। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना मत भूलो। हम लोग देखने जा रहे हैं आखिरकार वो बीस्ट क्या सचमुच लेजेंडरी हेल हाउंड में बदल पाएगा या फिर नहीं। तो बिना किसी देरी के बाय बाय। हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एस के मानवा। तो हम लोग देख रहे थे द चीट सिस्टम हैव ए लेजेंडरी पेट का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लियो अपने ब्लैकी से कह रहा होता है, ब्लैकी तुम ये कर सकते हो, तुम इतना जल्दी हार मत मानो। इधर हम लोग ब्लैकी को देखते हैं जो कि लेजेंडरी हेल्ड हाउंड में समन हो रहा था। आसपास के सभी लोग ये देखकर तो बहुत ज़्यादा ही हक्के बक्के थे और अपने मन ही मन सोच रहे होते हैं कि हमने ये बस प्राचीन किताबों में ही पढ़ा था कि गली का कुत्ता भी लेजेंडरी हेल्ड हाउंड में समन हो सकता है, हमने आज से पहले ये कभी नहीं देखा था।
इधर इंस्ट्रक्टर हेल्ड हाउंड को स्कैन कर रहे होते हैं और कहते हैं ये तो एक एपिक क्वालिटी का स्पीड बेस्ड है, इसके पास तो हेल फायर भी है, लेकिन इसका इवोल्यूशन पाथ हम लोग को नहीं पता है। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहे थे ये बच्चा जो ही कमाल का है, मुझे ये भी नहीं पता इसके पास और कौन कौन से ट्रम्प कार्ड है। मेरा तो अभी से ही मन बन गया है इसे अपना स्टूडेंट बनाने का। फिर वो अनाउंस करते हैं लियो ने इस एग्ज़ाम को एस ग्रेड से पास कर लिया है, अब वो क्वेलिन एकेडमी का स्टूडेंट है, तो तुम बच्चे कल से हमारे एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनकर तो सू और लूना वहाँ से दबे पाँव निकल रहे होते हैं और सू अपने मन ही मन सोच रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है साले ने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया, अब मैं ज़्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए। इधर लियो सू को टोंट मारते हुए कहता है अरे कहाँ चला मेरा बच्चा बिना अपने पापा को बताए। सू देख देख लियो तो अपनी औकात से कुछ ज़्यादा बकबका रहा है, देख अभी मुझे यहाँ से जाने दे नहीं तो तेरे लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा होने वाला है। लियो हाँ हाँ वैसे भी कहाँ मुझे कोई अच्छी चीज़ें पसंद आती है, देख देख मेरे बेटे तो अपने बाप से बहुत ज़्यादा ही बहस कर रहा है, आसपास के सभी लोग तुझे देख रहे हैं, अब चुपचाप अपने बाप से माफ़ी मांग ले नहीं तो बहुत ज़्यादा ही बुरा होने वाला है। फिर वो ब्लैकी को इशारा करता है, फिर ब्लैकी उसे अपने पंजों से दबा देता है और बहुत ज़्यादा ही प्रेशर दे रहा होता है। फिर लियो बोलता है अब तू बोलेगा ना। फिर सू डरते डरते बोलता है ठीक है पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर सू वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे नहीं चाहिए ऐसा कचरा बेटा, चल भाग यहाँ से। अपनी इतनी ज़्यादा बेइज्जती को देखकर सू अपने मन ही मन सोचता है लियो मैं इस बेइज्जती का बदला तुमसे ज़रूर लूँगा चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। इधर नूना सू को रोकते हुए कहती है सू मुझे माफ़ कर दो ना, मैं तो बस तुम्हें जलाना चाहती थी इसलिए 6 महीने तुमसे अलग रही थी, मैं इस कचरे से प्यार नहीं करती हूँ, मुझे पता चल गया है तुम्हारा प्यार सच्चा है, प्लीज़ सू मुझे एक मौका दे दो। इधर लियो जाते हुए एकदम सिग्मा मैन की तरह कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे ये सब कुछ भी नहीं आता है और हो सके तो मुझसे दूर रहना। यह सुनकर तो लूना अपने मगरमच्छ की आंसू बहाने लगती है और कहती है नहीं सू मुझे पता है तुम अभी भी प्यार करते हो मुझसे, प्लीज़ सू मुझे छोड़ के मत जाओ। इधर लियो घर जा रहा था और अपने मन ही मन सोचता है साला मजा आ गया, मैंने बिल्कुल सही किया उस लड़की के साथ, उसने मेरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, अब चलो अब मैं घर जा ही रहा हूँ तो अपनी बहन को कॉल लगाकर ये सारी गुड न्यूज़ दे देता हूँ। फिर वो कॉल लगाकर थोड़ी देर इंतज़ार करता है लेकिन कॉल नहीं उठने के कारण वो गंभीर हो जाता है और कहता है ज़रूर कुछ गड़बड़ है। सीन शिफ्ट होता है क्वेंगलिंग सिटी के मेन मार्केट में जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टरों ने अटैक कर दिया था, बहुत सारे लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी एक औरत डरते हुए बोलती है क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? मैं तो खाना लेने के लिए गया था और वैसे भी बच्ची तो तुम्हारे पास थी, आखिरकार वहाँ कहाँ चले गई? क्या तुमने उसे खुआ दिया? इधर एक लड़की उस बच्ची को सहला रही होती है और कहती है बच्ची डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पीछे दीवार पूरी तरह से टूट चुका था, वहाँ से मॉन्स्टर आता है और उस लेडी को देख रहा होता है। इधर हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर लियो को देखते हैं जो कि भागते हुए मेन मार्केट में पहुंच चुका था और कहता है अबे यार आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? फिर से एक डीमन वेब। तभी एक डीमन सीधे लियो के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर तो लियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो मेरी इकलौती फैमिली मेम्बर है, मैं उसे खोने नहीं वाला हूँ। बहन कहाँ हो तुम? तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और कहता है आपका हेल हाउंड तैयार है हेल फायर के लिए, क्या आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? ये देखकर लियो बोलता है अबे हाँ ये भी क्या कोई पूछने वाली बात है। इधर ब्लैकी लियो को देख रहा होता है, अपने मन ही मन सोच रहा होता है आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है। तभी स्कॉर्पियन मॉन्स्टर उसकी बहन को डग मारने वाला था। उसकी बहन जोर जोर से चिल्ला रही होती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ये सब देखकर तो लियो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने मन ही मन सोचता है आखिरकार उस लड़की ने अपने बीस्ट को समन करने से पहले क्या कहा था, मुझे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अरे हाँ याद आ गया, मैं हेवन से अपनी ताकत को बुलाता हूँ। फिर वो ब्लैकी को धीरे धीरे कर ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ब्लैकी हेल्ड हॉर्न में बदलकर बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर वो अपने ब्लैकी को कमांड करता है ब्लैकी अपना हेल फायर का इस्तेमाल करो और सीधे उस मॉन्स्टर पे अटैक करो। इधर ब्लैकी हेल फायर का इस्तेमाल कर सीधे मॉन्स्टर को उड़ा देता है। ये देखकर तो लियो बहुत ज़्यादा ही हक्का बक्का होकर देखता रह जाता है और बोलता है अबे क्या सचमुच ये बीस्ट मास्टर की पावर होती है, लेकिन मेरी बहन कहाँ है? फिर वो भागते भागते अपनी बहन के पास आता है और कहता है बहन क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? बहन
ये सब देखकर तो हकलाने लगती है और कहती है तुम तो एक बेस्ट मास्टर बन गए। लियो उसकी बात को काटते हुए कहता है बहन मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं अब एक बेस्ट मास्टर बन चुका हूँ। तुम्हें पता है अब मैं अज़ूरी ड्रैगन टीम का एक मेंबर हूँ, मुझे वहाँ पर बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तुम भी एक बेस्ट मास्टर बनोगी, मुझे पूरा विश्वास है। तभी वहाँ पर ब्लैकी आकर सीधे लियो के ऊपर झपट जाता है और लियो बोलता है देखो देखो यही मेरा स्पिरिट बीस्ट है। आसपास के सभी लोग स्कॉर्पियन मास्टर को मरते हुए देखते हैं और कहते हैं अरे ये तो अपना लियो है, उसने तो स्कॉर्पियन मास्टर को एक झटके में ही मार दिया, क्या वो अब बीस्ट मास्टर बन गया है। लियो वहाँ से गुजर जाता है और कहता है हाँ मैं अब एक बीस्ट मास्टर बन गया हूँ। इधर उस बच्ची की मम्मी उसे बुला रही थी और कहती है बच्ची तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आखिरकार तुम उस मास्टर वेब में कहाँ फंस गई थी। उसकी बेटी दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है मम्मा मम्मा मैं क्या बताऊँ, मुझे वो कपड़ा बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया था, मैं वो बस देखती रह गई थी। इधर लियो और उसकी बहन उस मास्टर के पास आ जाते हैं और लियो बोलता है बहन तुम यहीं पर रुको, मैं उस मास्टर को देख के आता हूँ, वो मर चुका है या अभी भी जिंदा है। लियो उसके ऊपर चढ़कर उसके बीस्ट कोर को देखने लगता है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है यह एक बीस्ट कोर है, इससे आपकी पॉइजन एबिलिटी 10% तक बढ़ जाएगी। यह देखकर लियो उसे उठाकर अपने मन ही में सोचता है तो ये एक इनिशियल कोर है, वो वही पॉइजन वाला, चलो मैं इसे ब्लैकी को दे देता हूँ। फिर वो बोलता है ब्लैकी लो इसे कैच करो, ये तुम्हारे इवोल्यूशन में मदद करेगा और तुम जल्दी से इवॉल्व हो जाओ। फिर वो सबको बोलता है आप लोगों को चिंता लेने की कोई बात नहीं है, ये एक डेमोनिक बीस्ट मारा जा चुका है। ये सुनकर तो सब लोग भगवान का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और झूठ बनाकर लियो की तारीफ करने लगते हैं। एक आदमी बोलता है अबे लियो साले तू तो अब एक बीस्ट मास्टर बन गया है रे, हमारा हीरो भी, हमें अब भूल मत जाना। लियो हाँ अरे कैसी बात कर रहा है, मैं तुम लोग को कैसे भूल सकता हूँ। तभी वो छोटी बच्ची लियो को बड़े भैया करके बुलाती है और कहती है भैया मैं भी आपकी तरह ही एक बीस्ट मास्टर बनना चाहती हूँ और सबकी जान बचानी चाहती हूँ। सुनकर लियो उस बच्ची का माथा सहलाता है और कहता है मुझे पूरा विश्वास है बच्ची, तुम एक दिन अच्छी बीस्ट मास्टर बनोगी और सबकी जान बचाओगी। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर लियो आराम से बेड में सोया हुआ था। तभी उसकी बहन उसके पास आती है और अपने मन ही मन सोचती है आखिरकार ये बंदा बीस्ट मास्टर कैसे बन सकता है, हम लोग ने तो इसके ऊपर अजूरी ड्रैगन का शील्ड लगाया था, क्या इस बंदे ने उस शील्ड को अब तोड़ दिया है। फिर वो उसी शील्ड को उसके गर्दन में देखती है और कहती है नहीं ये शील्ड तो टूटा नहीं है, लेकिन इस बंदे ने आखिरकार बीस्ट कॉन्टैक्ट बना कैसे लिया। फिर वो हमें बताती है जिसके ऊपर भी अजूरी ड्रैगन का वो शील्ड लगा होता है, उसके अंदर से ना ही कोई स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है और ना ही कोई बीस्ट उसके साथ कॉन्टैक्ट बना सकता है। फिर वो कॉल लगाती है और अपने पापा को बताती है कि मेरे भाई ने बीस्ट कॉन्टैक्ट बना लिया है, पापा आखिरकार अब हम लोग को क्या करना चाहिए। कि पापा ओह तो तुम्हारे भाई ने बीस्ट कॉन्टैक्ट बना भी लिया अजूरी ड्रैगन शील्ड के बावजूद, चलो कोई बात नहीं, ये तो उसकी किस्मत थी, लेकिन तुम उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना और हमारे प्लान को बिगड़ने मत देना। उसकी बहन ठीक है पापा मैं समझ गई, मैं उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करूँगी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस। अरे यार ये मानवा तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, उसकी बहन ही उसका विलन बनते जा रही है, ये देखने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है। हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एसके मानवा। तो हम लोग देख रहे थे द चीट सिस्टम हैव ए लेजेंडरी पेट का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लियो क्वेलिन एकेडमी के लिए जाने के लिए रवाना हो रहा होता है। तभी गांव के सभी लोग वहां पर उसे अलविदा करने के लिए आए हुए होते हैं, कुछ लोग तो उसके लिए गिफ्ट भी लाए हुए होते हैं। तभी एक अंकल बहुत सारे अंडे दिखाकर कहता है बच्चे देख मैंने तेरे लिए क्या लाया है, सारे पोल्ट्री मुर्गियों में से देसी अंडे निकाल कर रखे हैं, तो इसे ले जा। और हाँ ये मिठाई के डब्बे भी रख लो, ये तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए खास अपने हाथों से बनाए हैं, बस इन्हें अपने दोस्तों को मत खिला देना। लियो ठीक है आंटी मैं समझ गया, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ तक आने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। अब मैं जब भी ब्रेक होगा तो आप लोग को देखने के लिए पक्का आऊँगा, ठीक है बाय बाय।
कुछ ही देर में वो लोग ट्रेन के अंदर अपने सीट पर बैठ जाते हैं और लियो कहता है, अरे यार अब मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक गया। वहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, सबका पैर छूना तो ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम होता है बड़ी बहन। हाँ हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है सबसे मिलजुल कर मत रहो। देखो अब परेशानी होती है ना। लियो, हाँ हाँ ये बात तो मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन हमें बहुत सारे फ्री के गिफ्ट भी तो मिले हैं ना। तभी अनाउंस किया जाता है पिछले स्टेशन में बहुत सारी जायंट मंकियों ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारी ट्रेन नीचे पट्टी से निकल चुकी है, इसलिए कुछ ट्रेनें लेट आएगी। इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा बड़ी बहन। चलो अच्छा है हमारी ट्रेन के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। हाँ लियो, ये बात हमेशा याद रखना, क्वानलिन एकेडमी में जाकर तो अपना हीरोपंती मत दिखाने लगना, हर किसी बीस्ट के साथ लड़ने मत लगना। अगर तुम्हारी कंप्लेन आई ना तो हम लोग तुम्हें क्वानलिन एकेडमी से निकाल देंगे। लियो, अरे नहीं नहीं, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। वैसे भी मैं हर बीस्ट के साथ नहीं लड़ने लगता हूँ जब तक वो बीस्ट मुझ पर अटैक नहीं करता है। तभी अचानक पूरी ट्रेन जोर जोर से शेक करने लगती है। आसपास के सभी लोग बहुत ज़्यादा ही पैनिक करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे यार वो 3 आई मंकियों ने यहाँ पर तो अटैक नहीं कर दिया है। अरे भाई तू शुभ शुभ बोल, मुझे अभी तो नहीं मरना है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तभी अनाउंसर अनाउंस करता है, 3 आई जायंट एफ ने इस ट्रेन पे अटैक कर दिया है, पैसेंजर अपनी जान बचाए और यहाँ से जल्दी भागे। ये सुनकर तो सब जगह हड़कंप मच जाता है, सब लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और कहते हैं, अरे यार हम कोई बेस्ट मास्टर नहीं है, आखिरकार हम अपनी जान कैसे बचाएंगे। तभी एक जायंट एप मंकी छत को फाड़ते हुए ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है। ये देखकर वो आदमी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और सब जगह शोर मचाते हुए कहता है, अरे भागो भागो, यहाँ पर भी वो जायंट एप मंकी आ चुका है। ये देखकर लियो बोलता है, बहन तुम जल्दी से छुप जाओ, वो जायंट एप मंकी यहाँ पर आ चुका है, मैं सबको जा रहा हूँ बचाने के लिए। बहन लियो तुम पागल मत बनो, तुम नहीं जा सकते हो, ये जायंट एप मंकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लियो लियो तुम मेरी बात समझ भी रहे हो, तुम्हें नहीं जाना होगा। तभी वहाँ पर वो जायंट एप मंकी लियो के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था, वो उस पर अटैक करने वाला था। तभी एक पीछे से बंदी कहती है, अरे बच्चे तू वहाँ पर खड़ा होकर क्या देख रहा है, तू मरना तो नहीं चाह रहा है। फिर वो अपने फॉक्सी को कहती है, फॉक्सी जल्दी से बिजली का अटैक करो और उस बच्चे की जान बचाओ। फिर वो भी अपना स्टॉक से बार बार बिजली का अटैक कर कर उस वाइल्ड मंकी को रोकने की कोशिश कर रही होती है। फिर हम लोग को उसका इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि द स्काई गिल्ड की प्रेसिडेंट की इकलौती बेटी है क्वेन। क्वेन कहती है, फॉक्सी जल्दी से थंडर फ्लैश का इस्तेमाल करो और उस बिस्ट को एक ही बार में ख़त्म कर दो। इधर लियो फॉक्सी को देखता है, तभी सिस्टम एक्टिवेट होकर उसको इन्फॉर्मेशन बताता है, यह एक 3 टेल डीमन फॉक्स है, थंडर बेस्ट, इसकी क्वालिटी इपिक क्वालिटी है, यह 9 टेल डीमन फॉक्स में इवॉल्व कर सकती है। कुछ लोग क्वेन को लड़ता हुआ देखकर पैनिक करना बंद कर देते हैं और कहते हैं, डरो मत, हमारे बीच में एक बीस्ट मास्टर है, हमारी जान बच सकती है, वो उसे आराम से हरा देगा। इधर लियो अपने मन ही में सोच रहा था, अरे यार ये जायंट एप मंकी तो सोशल एनिमल है, मतलब कि एक ग्रुप में रहता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे जायंट एप आने वाले हैं। फिर वो सबको ट्रेन से निकालने लगता है और कहता है, जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ पर और भी जायंट मास्टर आने वाले हैं। फिर वही छेद से बहुत सारे जायंट मास्टर ट्रेन के अंदर आकर अटैक करने लगते हैं। इधर लियो भी अपने ब्लैकी से कहता है, चलो ब्लैकी इन्हें दिखा देते हैं किसमें है ताकत सबसे ज़्यादा। फिर वो अपने हेल हाउंड को समन करता है। इधर क्वीन एक जायंट एप मॉन्स्टर को मारती है और कहती है, अचानक इतना ज़्यादा शोर क्यों मच रहा है, क्या यहाँ पर और भी जायंट मॉन्स्टर आ गए हैं। तभी 2 जायंट मॉन्स्टर क्वीन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देखकर लियो अपने हेल हाउंड को बोलता है, चलो ब्लैकी अपनी ताकत दिखाओ, जल्दी से हेल चैन का इस्तेमाल करो और उन सबको पकड़ लो। इधर वो सारे जायंट एप बहुत ज़्यादा ही गर्जना के साथ गुड़रा रहे होते हैं और लियो को डराने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्वेन लियो के पास आती है और कहती है, क्या तुम भी बीस्ट मास्टर हो, मुझे तो लगा था तुम वो जायंट एप के सामने बस दिखावा कर रहे हो उनसे लड़ने का, मुझे माफ़ करना। लियो, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जगह पर कोई भी बीस्ट मास्टर होता तुम्हारी मदद पक्का करता। फिर वो उसके बीस्ट को देखता है और बोलता है, नहीं इसका बीस्ट तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, ये बीस्ट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, ये पहले के बैटल में बहुत बार हार चुका है, जिसकी वजह से इसकी लाइटनिंग पावर भी और भी ज़्यादा कम होती जा रही है। फिर लियो क्वेन से कहता है, क्या तुमने देखा तुम्हारा बीस्ट का थंडर पावर अब बहुत ज़्यादा ही कम था, क्या वो किसी चीज़ से डर रहा है।
क्वेन, हाँ दरअसल मैं और फॉक्सी ना बहुत ज़्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था मेरी फॉक्सी अब इवॉल्व करने वाली है। इसलिए हम लोगों ने एक खतरनाक बीस्ट के साथ फाइट किया, लेकिन वो बीस्ट ने हमारी फॉक्सी को कुछ ही सेकेंडों में हरा दिया, जिसकी वजह से मेरी फॉक्सी को ये डर लगने लगा। लेकिन तुम्हें कैसे कैसे पता चला? लियो अपने मन ही में सोचता है, अरे यार क्या बोलूँ उसको। फिर वो बोलता है, अरे दरअसल ऐसी बात है ना, मैं थंडर बेस्ट को बहुत ज़्यादा ही लाइक करता हूँ, इसलिए मैंने हर एक तरह के थंडर बेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ही पढ़ा है। जैसे मैंने तुम्हारी फॉक्सी को देखा तो मुझे ऐसा लगा तुम्हारी फॉक्सी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और वो अभी बीमार है। क्वेन लियो के बैक में स्लैप करती है और कहती है, ओह ऐसी बात है क्या, मैं तो भूल ही गई थी। ऐसा भी हो सकता है मेरी फॉक्सी को ट्रॉमा हुआ होगा, जिसकी वजह से उसका लाइटनिंग पावर अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। बड़े भाई ध्यान से सुनो, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? द स्काई की लीडर की इकलौती बेटी क्वेन। इस नाम को हमेशा याद रखना। तुम्हें कोई भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, बस मेरा नाम लेकर मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें वो चीज़ जल्द से जल्द उपलब्ध कर दूंगी। और हाँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता इस मेरी थंडर बेस्ट के बारे में। तुम्हें जो कुछ भी पता है वो सब मुझे बता दो, मैं इस पर बहुत ज़्यादा ही रिसर्च करना चाहती हूँ। हाँ बहुत हो गया। फिर वो लियो के सामने आ जाती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, ये मेरा छोटा भाई है, इसे दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए ये किसी का बड़ा भाई नहीं बनने वाला है। वैसे भी ये बेचारा बहुत ज़्यादा ही मासूम है, इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से निकल सकती हो। ये सब देखकर तो क्वेन अपने मन ही मन सोच रही थी, एकदम अजीब सी औरत है। फिर वो लियो को हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली? ये लियो ही डिसाइड करेगा। फिर वो कहती है, लियो जल्दी बोलो, तुम क्या मेरे बड़े भाई नहीं बनोगे? बड़ी बहन एकदम अजीब सी कुतिया है। मैंने कितनी बार बोला है ये किसी का बड़ा भाई नहीं बनने वाला है, बेचारा अभी बहुत छोटा है, तो इसे अपनी तरफ क्यों खींच रही है? क्वेन, अरे मैंने बोला है ना ये मेरा बड़ा भाई है, मेरी हर बात मानेगा, है ना भाई? अरे बस भी करो यार। इधर लियो अपने मन ही मन सोच रहा था, अब ना पता चला क्यों पूर्वज लोग कहते हैं लड़की का चक्कर बाबू भैया लड़की का। सीन शिफ्ट होता है अजूर ड्रैगन एकेडमी की तरफ, जहां पर सभी नए बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। तभी कमेंटेटर बोलता है, आप लोग सभी का स्वागत है अजूर ड्रैगन एकेडमी में। यहाँ पर हमारे वाइस प्रिंसिपल आ चुके हैं और प्रिंसिपल भी जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। इधर लियो कल के बारे में याद करके सोच रहा था, अरे यार कल मैंने क्वेंगलिंग को गुड बाय बोल दिया है, तब से मेरी बड़ी बहन मुंह फुलाकर बैठी है, मुझसे कुछ बात ही नहीं कर रही है। लेकिन चलो अच्छा है मैंने अजूर ड्रैगन एकेडमी में एडमिशन करवा लिया। तभी अचानक एक जोरदार ड्रैगन रोर करता है। तभी कुछ लोग ऊपर देखते हैं और कहते हैं, अरे वहाँ देखो, वहाँ पर तो पर्पल ड्रैगन रोर कर रहा है। अरे उसमें देखो, उसमें तो हमारी डायरेक्टर सू भी है, वो कितनी कमाल लग रही है। और उसका लायन बेस्ट तो देखो, वो भी कितना कमाल का है। इधर वो लायन बेस्ट धीरे धीरे कर नीचे उतर रहा था। इधर इंस्ट्रक्टर प्रिंसिपल मैम के पास जाता है और कहता है, डायरेक्टर मैम ये सारे बच्चे बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे, क्या आप इन्हें कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? ये सुनकर तो सू बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, अरे इस औरत को तो मैंने उस डेमोनिक ड्रैगन को हराते हुए देखा था, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये यहीं पर अजूर ड्रैगन एकेडमी की प्रिंसिपल है। इधर डॉक्टर सू, तुम लोग यहाँ तक पहुँचे इसलिए तुम सबको बधाई हो, लेकिन अजूर ड्रैगन एकेडमी की इस बात को हमेशा याद रखना। मुझे नहीं पता तुम लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर तुम लोग कौन हो या फिर तुम लोग का स्टेटस क्या है, तुम सबको अजूर ड्रैगन एकेडमी के रूल को फॉलो करना होगा। और हाँ, स्पेशली रूल नंबर 8 को तो सबको फॉलो करना ही होगा। ये सुनकर कुछ लोग तो आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं, अरे यार ये रूल नंबर 8 क्या है, तुझे कुछ पता है क्या? अरे भाई मैं सच बताऊं तो मैंने तो यहाँ के रूल बुक को पढ़ा ही नहीं है, मुझे अब पता चल रहा है कि रूल बुक भी कुछ होता है। डायरेक्टर सू, सबको ध्यान से सुनो,
रूल नंबर 8 में लिखा हुआ है, दो बच्चे के बीच में कभी भी झगड़ा होता है तो मुझे नहीं जानना है झगड़ा किस बात के लिए हुआ है या फिर किस चीज़ के लिए हुआ है। अगर होता है तो उन दोनों में लड़ाई होगा, उन दोनों में हारने वाला जीतने वाले से माफ़ी मांगेगा और उसे वो चीज़ लौटा देगा। ये सुनकर लियो अपने मन ही मन सोचता है, अरे यार ये रूल तो कुछ ज़्यादा ही सख्त नहीं है। वैसे भी यहाँ पर जो भी बड़े बड़े या फिर ताकतवर फैमिली के लोग होंगे वो तो हमेशा ही जीतेंगे और कमज़ोरों को bully करते रहेंगे। सीन शिफ्ट होता है 2 घंटे बाद। क्लासरूम में सब कोई बैठे हुए थे। ली वहाँ से गुजर ही रहा था, फिर वो लियो को देखता है और कहता है, अबे साले तू यहाँ पर क्या कर रहा है? स्कूल टाइम तो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा ही कम थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम जैसा लड़का अजूरे ड्रैगन एकेडमी में एडमिशन ले सकता है। सच सच बोल, तुमने भी इस अजूरे एकेडमी में घुस दिया है ना? इधर टीचर क्लास में एंटर करते हैं और कहते हैं, अरे बच्चे तू यहाँ खड़ा होकर भाषण क्यों झाड़ रहा है? अब चुपचाप बैठ जा, जल्दी क्लास स्टार्ट होने वाली है। और वो कहते हैं, कौन कौन बच्चा अपने नोटबुक को पहले लाया है या फिर रूल डायरी को कुछ भी तो लाए होंगे? क्या किसी ने कुछ भी नहीं लाया है? ठीक है, अब मैं ही बोर्ड में लिख के सबको समझा देता हूँ। यह एक इंट्रोडक्शन क्लास है अजूरे ड्रैगन एकेडमी में। तो क्लास ध्यान से सुनो मेरी बातों को, मैं तुम लोग का क्लास टीचर हूँ। तुम लोग को किसी भी तरह की समस्या आएगी सीधे मेरे पास आना। अब मैं इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हम लोग बिस्टों की ताकत को 2 तरह से नापते हैं, पहला इवोल्यूशन की तरह से और दूसरा हिडन इवोल्यूशन की तरह से। लेकिन उनमें भी छोटे मोटे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहला इनिशियल स्टेज, मैच्योर स्टेज, कंप्लीट स्टेज, ट्रांजिशन स्टेज और 5वां बीस्ट किंग स्टेज। तुम्हें लग रहा होगा बीस्ट किंग स्टेज में जाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, जैसे जैसे बीस्ट बूढ़ा होता जाएगा वो बीस्ट किंग स्टेज में पहुंच जाएगा। लेकिन नहीं, तुम लोग गलत हो, तुम लोग गलत सोच रहे हो। तुम लोग जैसे जैसे अपने बेस्ट को कोर खिलाते जाओगे वैसे ही तुम्हारा बेस्ट भी स्ट्रॉन्ग बनता चल जाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे कोर होते हैं जो कि हमें डिमोनिक बीस्टों से मिलते हैं, जैसे कि पॉइजनस कोर, थंडर कोर, लाइटनिंग कोर, बहुत सारे तरह के कोर होते हैं। उन्हें हमें अपने बीस्टों को खिलाना पड़ता है, तभी वो बीस्ट किंग स्टेज में या फिर धीरे धीरे कहकर इवोल्यूशन स्टेज को पार करते चले जाते हैं। तभी वो लियो को सोते हुए देखता है और कहता है, अरे ये बंदा इतनी देर से सो क्यों रहा है? मैं क्लास में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सबको बिस्टों के बारे में बता रहा हूँ और ये बंदा सो रहा है। फिर वो चौक फेंक के सीधे लियो को मारता है। इधर लियो हाफसी लेकर उठता है और कहता है, अरे यार कौन है यार, अब सोने भी दो मुझे, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कल रात तक मैं सो नहीं पाया था। टीचर, अरे यार ये बंदा कितना बदतमीज़ है, क्लास में ही सो रहा है, मुझे लगा था ये पढ़ने में भी ठीक ठाक होगा, लेकिन इसे इंट्रोडक्शन क्लास तो कम से कम अटेंड करना ही चाहिए। क्लास टीचर, तो लियो तुम्हें तो सब पता होगा, इसलिए तो तुम क्लास में सो रहे थे ना? ठीक है, मुझे बताओ डेमोनिक इंसेक्ट के अंदर कहाँ पर पॉइजन होता है? लियो, ओह डिमोनिक पॉइजन इंसेक्ट, ये तो मैंने पढ़ा था, मुझे पता है सर, उसके पेट में होता है, क्योंकि अगर वो दांत में होगा बहुत सारे मॉन्स्टर दांत में अटैक कर कर उसके दांत को तोड़ देते और उसका पॉइजन आसानी से हम लोग इस्तेमाल कर लेते। लेकिन उसका पॉइजन पेट में होने के कारण वो पेट जब भी हम लोग फाड़ते हैं तो उसका पेट फट जाता है। टीचर, हाँ ये तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है ये बताओ आइस क्रोकोडाइल की कितनी स्पेसीज धरती पे मौजूद है? लियो, सर मैं सच बताऊँ तो अभी हम लोग 27 आइस क्रोकोडाइल स्पेसीज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन 8वां हम लोग को समुद्र के अंदर मिला था जो कि मारा जा चुका है। वो इतना विशाल है कि वो एक पूरे पहाड़ जितना बड़ा होगा, लेकिन वो समुद्र के अंदर है। साइंटिस्ट ने उसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं और वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा। ये सुनकर तो क्लास के सभी बच्चों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। टीचर भी अपने मन ही में सोचते हैं, अरे यार ये तो अब मेरी धोती खोलने पे लगा हुआ है। चलो लियो, मैं तुमसे कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम्हें पता है स्काई रिमांडिंग टाइगर के बारे में? अगर मान लो उसने तुम पर अटैक कर दिया तुम क्या करोगे? लियो, सर मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ करूँगा, मैं जल्दी से छाँवदार जगह को खोजूँगा और वहीं पर सो जाऊँगा या फिर अपने आप को जल्दी से जल्दी छुपाने की कोशिश करूँगा। टीचर, इस तरह का जवाब सुनकर तो बिल्कुल ही शौक थे और बच्चे भी बोल रहे होते हैं, अरे यार ये पागल हो गया है क्या, ये कैसे कैसे जवाब दे रहा है, उसे पता भी है उसका नाक बहुत ज़्यादा तेज होता है, वो उसे ढूंढकर पक्का मार देगा।
नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ही गलत समझ रहे हो। तुम लोग को पता है स्काई रिमांडी टाइगर के बारे में? वो बहुत ज़्यादा ही म्यूटेड बीस्ट है और बीस्ट किंग की ताकत को रखता है। बाय चांस अगर हम लोग का सामना उसके साथ हो भी जाता है तो हम लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग को सेंस भी नहीं कर पाएगा। हमें बस उससे छुप जाना चाहिए, क्योंकि वो 6-7 लेवल के ही बीस्ट मास्टर को अटैक कर सकता है। हम लोग तो उसके सेंस में भी नहीं आएंगे। टीचर ये सब सुनकर तो अपने मन ही मन सोचते हैं, अरे यार इस बंदे को तो मुझसे कहीं ज़्यादा पता है। फिर वो खड़े होते हैं और कहते हैं, लियो मैं तुझको फुल मार्क्स दे दूंगा, बस तू ये बता दे तुझको ये सब जानकारी मिलती तो मिलती कहाँ से है। लियो सर मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं तो सिलेक्शन क्लास से पहले ही सारे रिसर्च और हिस्ट्री बुक को पढ़ रखा था। मैं बस इंतज़ार कर रहा था मेरा कब स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगा और मैं एकेडमी में सिलेक्शन होगा। ये सुनकर तो सब लोग उसे बस देखते रह जाते हैं और कहते हैं जिससे हमें पढ़ने में सालों लगते हैं, इसने तो ये सब पढ़ के रखा है, ये पक्का कोई मॉन्स्टर है। टीचर हाँ सभी बच्चे अपना सेल्फ स्टडी करो, मैं लियो से कुछ बात करना चाहता हूँ। लियो तुम जल्दी से क्लास के बाहर आकर मुझसे मिलो। लियो सर मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे पता है मुझे क्लास में सोना नहीं चाहिए था, मैं मानता हूँ अपनी गलती को, लेकिन मैं थोड़ा बोर हो रहा था। अगली बार से मैं याद रखूँगा, मैं क्लास में कभी नहीं सोऊंगा। सर नहीं नहीं कोई बात नहीं। लियो मैं तो बस सोच रहा था तुमने तो इंटायर सेमेस्टर का सिलेबस आधे क्लास में ही ख़त्म कर दिया, अब हम लोग आगे क्या करेंगे। वैसे तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है। लियो थैंक यू सर, थैंक यू। इधर टीचर अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, अगर इस बंदे को मैंने क्लास में और थोड़ी देर रहने को दिया ना तब ये मेरी पूरी धोती खोल देगा। और वैसे भी इसने तो पूरा सेमेस्टर का पढ़ाई बस आधे घंटे में करा दिया है। मुझे नहीं पता आखिरकार अब मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगा। चलो छोड़ो, पहले मुझे इस बंदे को हैंडल करना चाहिए। फिर वो लाइब्रेरी पास निकाल कर लियो को देते हैं और कहते हैं, लियो ये लाइब्रेरी कार्ड है, तुम इसे लाइब्रेरी में लेकर जाना और वहाँ पर तुम जो चाहे उस बुक को निकाल कर पढ़ सकते हो। बच्चे एंजॉय करो, तुम्हें अब क्लास में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही जानते हो। आराम से सेमेस्टर 1 तक पढ़ाई करो, उसके बाद मुझसे आकर मिलना। सीन शिफ्ट होता है अजूर ड्रैगन एकेडमी की लाइब्रेरी की तरफ, जहाँ पर लियो आराम से बैठकर किताबें पढ़ रहा था और कहता है, अरे वाह यहाँ पर तो बहुत सारी प्राचीन किताबें हैं, इन्हें पढ़कर तो मज़ा ही आ गया, इसमें तो बहुत सारी नई नई टेक्निक है। इधर कुछ बंदे लाइब्रेरी के अंदर आते हैं और कहते हैं, अरे यार आज पूरा लाइब्रेरी तो तेरे भाई का है, तुझे जो चाहिए यहाँ से उठा ले। फिर हम लोग को बताया जाता है यह वाई है, वाइस प्रिंसिपल का इकलौता बेटा। तभी उसके सारे लोग कहते हैं, अरे जहाँ पर जो भी लड़के हैं चुपचाप यहाँ से निकल जाए, नहीं तो टांगें तोड़ के हम लोग निकाल देंगे। और हाँ लड़कियाँ यहीं पर हमारे साथ रहें और हमारी मदद करें पढ़ाई करने में, वैसे भी अकेले पढ़ने में कहीं मज़ा आता है। ये सुनकर तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और कहती है, भैया भैया हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। उसके दोस्त बोलते हैं, अरे कहाँ चली तुम लोग, और वैसे भी हम तुम्हारे भैया नहीं हैं, सैया बोल सैया। ये सुनकर तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ भाई तूने बिल्कुल सही बोला। लेकिन तभी कोई किताब फेंक कर उस बंदे को मारता है। अबे किसकी औकात हो गई है बे जो मुझ पे हाथ उठा रहा है। एक बंदा बोलता है, भाई उसने मारा है, उसने, लगता है उसे पता नहीं है, आप भाई प्रिंसिपल के बेटे हैं। इधर लियो उन लड़कियों के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है, अबे साले तेरे को शर्म नहीं आता है क्या, इन छोटी मोटी बच्चियों को परेशान कर रहा है। वाई है तू कौन है बे, नया एडमिशन है क्या जो इन लड़कियों को हीरो बनकर बचाने की कोशिश कर रहा है। इधर एक लड़की डरते हुए बोलती है, अरे भाई तुम्हें यहाँ से भी निकल जाना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है वाई कौन है। वाई यहाँ का वाइस प्रिंसिपल का इकलौता बेटा है, तुम्हें नहीं पता वो कितना खतरनाक हो सकता है। अगर वो चाहेगा ना तुम्हें स्कूल से कब का निकाल देगा, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। लियो, ओ तेरा बाप यहाँ का वाइस प्रिंसिपल है इसलिए तू यहाँ पर रौब जमा रहा है ना, साले देख ले अपने औकात में रह। वाई अबे साले मैं तो तुझे नया बच्चा समझकर छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन तू तो अपने औकात से कुछ ज़्यादा ही बाहर निकलते जा रहा है, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो अपने साथियों को इशारा करने लगता है। तभी लियो तो उसके पास आ जाता है और कहता है, साले तो अपने सपने में मुझे सबक सिखा पाएगा। फिर वो उसके मेन पॉइंट में सीधे अटैक करता है और कहता है, अब जा तू अपने जनरेशन को भी नहीं बढ़ा पाएगा।
इधर वो आए। अबे लग गई, अबे लग गई, जोर से लग गई भाई, बहुत जोर की लगी है। आसपास के सभी दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ यंग मास्टर, आप इतने दर्द में कैसे हैं। फिर वो इशारा करता है और कहता है साले ने मेरे मेन पॉइंट पे मार दिया है, उस साले को छोड़ना नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है गाइस। और हाँ, जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से भाई लोग सब्सक्राइब कर लें। हम हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू आस्क मानवा। तो हम लोग देख रहे थे द चीफ सिस्टम हैव ए लेजेंडरी पेट का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था जाओ ने वाइस प्रिंसिपल के बेटे की वाट लगा दी थी और इधर वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और कहता है जाओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे तुम लोग दोनों खड़े होकर क्यों देख रहे हो, साले को पकड़ो, उसे जाने मत देना। अरे वाह, यहाँ पर कौन किसे मारने की बात कर रहा है? क्या तुम लोग भूल चुके हो क्वेंगलिंग एकेडमी के रूल्स को? क्या तुम लोग उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? कौन है वो? इधर वैंग इस आवाज़ को पहचान जाता है और कहता है अरे यार, इतनी जल्दी प्रिंसिपल कैसे आ गई? प्रिंसिपल उन दोनों को देखती हुई कहती है ओह तो तुम दोनों हो, तुम लोगों को तो पता ही होगा क्वेंगलिंग एकेडमी के 8वें रूल को। अगर नहीं पता है मैं दोबारा बता देती हूँ। तुम लोग दोनों के बीच में एक रिंग मैच होगा, जो भी जीतेगा वो हारने वाले से माफ़ी मांगेगा। इधर हम लोग अरीना की तरफ देखते हैं। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे यार मज़ा आ गया, तेरे को पता है ये मेरा पहला रिंग मैच होने वाला है। मैंने सुना है क्वेंगलिंग एकेडमी का रिंग मैच कमाल का होता है। बता बता किसके बीच में होने वाला है? अरे क्या यार, तेरे को इतना भी नहीं पता? ये मैच तो वैंग और जाओ के बीच में होने वाला है। मैं तो ये भी सुना है वैंग के पास लेजेंडरी गेट का बेस्ट है स्नो लेपर्ड। सचमुच उसे देखने में तो मज़ा ही आ जाएगा। इधर इंस्ट्रक्टर अपने मन ही मन सोच रहे थे अरे यार जाओ तो अभी नया नया आया है और उसने पंगा लेना भी शुरू कर दिया। उसे कोई और नहीं मिला था क्या वाइस प्रिंसिपल के बेटे के साथ? उसके पास तो लेजेंडरी गेट का बेस्ट है। अब तो मेरी नाक पक्का कटने वाली है और वो साला वाइस प्रिंसिपल मुझे पक्का चिढ़ाएगा। कमेंटेटर तो चलो तुम दोनों अरीना में आ ही चुके हो, तो जल्दी से इस मैच को स्टार्ट करते हैं। तुम दोनों में से कोई हार तो नहीं मानने वाला है ना? तो चलो स्टार्ट करो। इधर वैंग जाओ से कह रहा होता है मेरे खिलाफ जाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बच्चे, अब तेरी कवर यहीं पर खुदेगी। जाओ ओह तो ऐसी बात है क्या? तब तो तू बहुत ज़्यादा ही बुढ़ा आदमी हो चुका होगा। वैसे भी तुझे पता है ना बुढ़े की हड्डियाँ टूटने के बाद जुड़ती नहीं है। चुपचाप मुझसे माफ़ी मांग कर निकल ले। वैंग हाँ हाँ वो तो पता चलेगा ही, आखिरकार कौन माफ़ी मांगने वाला है। मैं तो उससे अगर गिरा कर माफ़ी नहीं मंगवाए ना, मेरा नाम भी वैंग नहीं। अब चलो स्नो लेपर्ड अपनी ताकत दिखाते हैं। इधर जाओ स्नो लेपर्ड को देखता है, तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है यह एक एपिक क्वालिटी का बेस्ट है। इसके पास 2 तरह की एबिलिटीज़ है, आइस और विंड। यह एक अटैक करने वाला बेस्ट है। इसकी एबिलिटी 30% तक बढ़ जाती है बर्फीले इलाकों में। ये देखकर तो जाओ बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है और कहता है क्या 2 तरह की एबिलिटी वाला बेस्ट मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है, वो भी आइस और विंड। ये दोनों एबिलिटीज़ भी कमाल की है। लेकिन चलो अब अपनी बारी है। हिल हाउंड जल्दी से आ जाओ, हमें इसे निपटाना भी है। इधर हिल हाउंड हाउल के साथ समन होता है और अपना डोमिनेटिंग ऑरा चारों तरफ फैला रहा होता है। यह सब देखकर तो आसपास के सभी लोग बहुत ज़्यादा ही हैरान थे और कहते हैं अरे यार मैं तो ये सुना है वैंग के पास लेजेंडरी गेट का बीस्ट है, लेकिन ये बीस्ट भी कमाल का है। इसका डोमिनेटिंग ऑरा तो देखो। हाँ यार तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं तो ये सुना था जाओ के पास गली का कुत्ता है। आखिरकार इसका बेस्ट इतना खतरनाक कब से हो गया? इधर वीआईपी सीट से प्रिंसिपल ये सब देख रही थी और अपने मन ही में सोचती है जाओ के पास तो गली का कुत्ता है ना, वो कितना भी इवॉल्व कर जाए बस गेल हाउंड ही बन सकता है। आखिरकार मुझे ये कुत्ता अलग क्यों लग रहा है? क्या इस बंदे ने उसके साथ कुछ किया है? ये बंदा मुझे कुछ अजीब सा लगता है। वैंग जाओ तुम मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे हो। ये डोमिनेटिंग ऑरा दिखाकर तुम सबको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो। ये ट्रिक कुछ भी काम नहीं करने वाला है। स्नो लेपर्ड जल्दी से अपना क्लॉ का इस्तेमाल करो और उसे तोते के एक झटके में ही ख़त्म कर दो। इधर जाओ हेल हाउंड से कहता है जल्दी से शेडो का इस्तेमाल करो और उसके हर एक अटैक को डॉज करो। इधर हेल हाउंड बड़ी तेज़ी से उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। स्नो लेपर्ड भी उससे कुछ ज़्यादा तेज़ था। वो अपनी विंड एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और जल्दी से हेल हाउंड के आगे खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर अपने आइस पावर से बहुत तेज़ी से अटैक करता है, जिसकी वजह से हेल हाउंड बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर पड़ जाता है। इधर इंस्ट्रक्टर अपने मन ही में सोच रहे थे लगता है जाओ के बीस्ट के पास भी डुअल एबिलिटी है विंड और फायर की, जिसकी बदौलत ये इतनी देरी से बच पा रहा था। लेकिन स्नो लेपर्ड की ट्रेनिंग अभी काम आई, उसने तो हेल हाउंड को पकड़ रखा है। आखिरकार अब वो क्या करने वाला है? इधर वैंग
जाओ, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। पहले मैं इसकी हड्डी तोड़ूंगा, उसके बाद तेरी। सुनो लेपर्ड, मैं तुम्हें अपनी पूरी स्पीड पावर देता हूँ। जल्दी से अपना कमाल दिखाओ और उसे एक ही बार में ख़त्म करो। इधर सुनो लेपर्ड एक बहुत बड़ा आइस अटैक करता है जिसमें हेल हाउंड पूरी तरह से जमकर खड़ा हो जाता है। इधर वैंग हंसते हुए कहता है, हाँ क्या बस जाओ, तेरे इतने में हवा निकल गई। तेरा हेल हाउंड तो पूरी तरह से अब बर्फ़ में जमा हुआ है। जल्दी आ मेरे पास और मुझसे गिड़गिड़ा कर भीख मांग, शायद मेरा दिल पिघल जाए और मैं तेरे हेल हाउंड को माफ़ कर दूँ। इधर सब लोग स्टेडियम की तरफ आंख गड़ाए हुए देख रहे थे और अपने मन ही मन सोच रहे थे, क्या जाओ अपनी बेस्ट को बचाने के लिए जाओ से माफ़ी मांगेगा। इधर जाओ, तुम्हें क्या लगता है वैंग सब कुछ इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला है? बिल्कुल नहीं। चलो हेल हाउंड अब अपनी रियल ताकत को दिखाते हैं। जल्दी से शैडो वॉक का इस्तेमाल करो और वहाँ से निकलो। तभी इधर हेल हाउंड बर्फ़ की चट्टान से एकदम ही गायब हो जाता है। ये सब देखकर तो इंस्ट्रक्टर और प्रिंसिपल दोनों ही शौक थे और अपने मन ही मन सोचते हैं, ये तो शैडो की पावर है। क्या हेल हाउंड के पास थर्ड एट्रीब्यूट भी है? इधर वैंग तो बहुत ज़्यादा ही हैरान था और कहता है, हैं ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो हेल हाउंड यहीं पर बर्फ़ से जमा हुआ था, अचानक वो गायब कहाँ पर हो गया? फिर वो इधर उधर देख रहा होता है। तभी हेल हाउंड बड़ी तेज़ी से वैंग के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन स्नो लेपर्ड ने उसके ऊपर अटैक कर उस अटैक को डॉज कर दिया और हेल हाउंड सीधे जॉ के पीछे आ जाता है। जॉ, हाँ मानना पड़ेगा, वैंग तुम्हारे स्नो लेपर्ड भी कमाल का है, लेकिन वो उतना भी कमाल का नहीं है। चलो हेल हाउंड अब अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं। अब जल्दी से शैडो वॉक का इस्तेमाल करो और स्नो लेपर्ड की चटनी बना दो। इधर हेल हाउंड बड़ी तेज़ी से स्नो लेपर्ड के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से स्नो लेपर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर प्रिंसिपल भी अपने मन ही मन सोच रही थी, ये तो डार्क एट्रीब्यूट बीस्ट की स्पेशल पावर है साइलेंट क्रो, जिससे एनिमी 10-15 सेकंड के लिए बिल्कुल ही सदमे में पहुंच जाता है, उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। इधर वैंग बार बार चिल्ला रहा था, जल्दी से स्नो लेपर्ड उसके ऊपर अटैक करो। अबे साले तुम कर क्या रहे हो? जाओ, चलो हेल हाउंड अब ये हमारी फाइनल अटैक की बारी है। अपना हेल फायर का इस्तेमाल करो और इस फाइट को ख़त्म करो। इधर हेल हाउंड कुछ समय लेता है हेल फायर को तैयार करने के लिए, फिर एक जोरदार अटैक स्नो लेपर्ड के ऊपर करता है, जिसकी वजह से स्नो लेपर्ड तो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, वो बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी अनाउंसर जाओ के पास आता है और उसका हाथ खड़ा करते हुए कहता है, जाओ ही हमारा असली विजेता है। इधर स्टेडियम के सारे लोग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे और कहते हैं, अरे वाह मज़ा ही आ गया, मैंने आज से पहले ऐसा बैटल कभी नहीं देखा है। सचमुच जाओ के पास तो एक अनोखा ट्रिक था। इधर वैंग की तो पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो चुकी थी, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और जाओ उसके पास जाते हुए कहता है, हाँ भाई क्या कर रहे थे तुम? तभी प्रिंसिपल पीछे से आते हुए कहती है, तुम लोगों को तो पता ही होगा क्वेंगलिंग एकेडमी के रूल को, तो जल्दी करो, हारने वाला जीतने वाले से माफ़ी मांगो और इस मैच को ख़त्म करके निकलो। इधर वैंग दांत पीसता रह जाता है और गुस्से से जॉ की तरफ देखते हुए माफ़ी मांगता है और अपने मन ही मन सोच रहा था, जॉ तो बस इंतज़ार कर, मेरा ही वक्त आएगा तब मैं इसका हिसाब तुझसे अच्छे से लूँगा। इधर प्रिंसिपल जॉ के पास आती है और कहती है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, एक गली का कुत्ता हेल हाउंड जैसा बीस्ट, एक लेजेंडरी गेट के बीस्ट स्नो लेपर्ड को इतनी आसानी से हरा सकता है। आखिरकार तुमने उसे कौन सा चीज़ खिलाया है जिससे वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है? तुमने तो सचमुच मेरा दिल ही जीत लिया। जाओ शर्माते हुए कहता है, नहीं नहीं प्रिंसिपल मैम, मैं तो बस, मुझे तो ऐसा लगता है हर एक छोटे मोटे बेस्टों के पास भी पोटेंशियल होता है, हमें तो उन्हें बस निखारना आना चाहिए। प्रिंसिपल, तुम्हारी सोच भी बिल्कुल सेंक्सी की तरह ही है, वो भी सोचती थी छोटे मोटे बेस्टों के पास भी पोटेंशियल होता है, उन्हें बस हमें निखारना आना चाहिए। और इतना ही नहीं, तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर भी तो 1000 से पार है ना, उसके पास भी था, वो भी बहुत सारे बेस्टों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकती थी। जाओ, अरे हाँ सेंक्सी, मैंने इस नाम को इंट्रेंस एग्जाम में सुना था, वो कोई लेजेंडरी बेस्ट की टॉप रैंकिंग में आती है, आखिरकार वो क्या होता है मुझे पता करना पड़ेगा। तभी प्रिंसिपल खुश होकर उसके सामने एक रिंग लाती है और कहती है, ये देखो, ये तुम्हारा इस बैटल को जीतने का गिफ्ट है। जाओ, क्या मैच जीतने का गिफ्ट? क्या यहाँ पर हर एक मैच को जीतने के बाद कोई गिफ्ट मिलता है? प्रिंसिपल, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जो मैच बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगता है मैं उसी मैच को देखती हूँ, अगर मैच वो अच्छा लगा तो मैं उन्हें गिफ्ट भी देती हूँ। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसका इन्फॉर्मेशन बताता है, यह एक स्पिरिचुअल रिंग है, इसमें आप बहुत सारे सामानों को रख सकते हैं, अभी इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट और रिसोर्सेस हैं जिससे आप अपने बीस्ट को और भी जल्दी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एसके मानवा। तो हम लोग देख रहे थे
द चीट सिस्टम हैव ए लेजेंडरी पैट का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ज़ाओ को, जो कि प्रिंसिपल से कह रहा होता है, धन्यवाद मुझे इस तरह के गिफ्ट देने के लिए। मैं भी इसे खरीदने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन इसका प्राइस तो कुछ ज़्यादा ही था। प्रिंसिपल, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इधर वो चलते चलते अपने मन ही मन सोच रहा था, लगता है मेरी बहन मुझसे कुछ ज़्यादा नाराज़ हो चुकी है, इसलिए तो उसने कई दिनों से मुझे फ़ोन नहीं किया है। मुझे घर जाकर उसे एक बार मना ही लेना चाहिए। फिर वो घर के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में किसी बच्ची से टकरा जाता है और बच्ची कहती है, क्या भैया आपको अच्छे से दिखाई भी नहीं देता है, मुझे बहुत जोर की लगी। जाओ सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं ध्यान कहीं और ही था, तुम्हें कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं भैया, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। जाओ तुम छोटी बच्ची यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? तुम क्या घर से बाहर घूमने के लिए आ गई हो? तुम्हें पता है ना यहाँ पर बहुत सारे बिष्टों का खतरा है। जाओ जाओ जल्दी घर जाओ। बड़े भैया वैसे मुझे मेरा घर याद नहीं आ रहा है, क्या मैं आपके साथ आपके घर में रह सकती हूँ? जाओ, क्या तुम्हें अब तुम्हारा घर याद नहीं है? सीन शिफ्ट होता है ज़ाओ के अपार्टमेंट की तरफ, जहां उसकी बहन जो से चिल्ला रही होती है और कहती है, ज़ाओ ये कैसा हरकत है? तुम्हारा लॉन्गटाउन सिटी में अभी 4 ही दिन हुआ है, तुम एक छोटी बच्ची को ले आए, मतलब कि एक छोटी बच्ची को किडनैप करके ले आए। ज़ाओ नहीं नहीं बहन, तुम क्या क्या सोचती जा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें शुरुआत से बताता हूँ। उसकी बहन, क्या तुम क्या बताओगे? ये तो नहीं कि तुमने शादी भी कर ली, तुम्हारे अब बच्चे भी हो गए, तुम पीछे अपनी बीवी को भी छुपा रहे हो? जाओ, अरे नहीं नहीं मेरी माँ, तुम सचमुच कुछ ज़्यादा ही शक करती हो। ये बच्ची तो मुझे रास्ते में चलती हुई मिली थी, गलती से वो मुझसे टकरा गई तो मैंने उसका माथा सहलाया, तो उसने मुझे बताया कि वो अपना घर भूल चुकी है। वैसे मैं उसे बाहर कैसे छोड़ के आ जाता? तुम्हें तो पता ही है यहाँ पर मॉन्स्टरों की संख्या कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, कोई ना कोई मॉन्स्टर इसे खा ही लेता, इसलिए मैं उसे घर ले आया। कल सुबह ही हम लोग जाएंगे और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देंगे। उसकी बहन, लेकिन जाओ फिर भी हम लोग किसी बच्ची को अपने घर में ऐसे नहीं रख सकते हैं। वो बच्ची सीधे उसकी बहन के गले लग जाती है और प्यार से बोलती है, प्लीज़ दीदी मान जाइए ना। तभी उसकी बहन बोलती है, ठीक है ये रह सकती है, लेकिन जाओ हमेशा इस बात को याद रखना, तुम कभी किसी लड़की से भी मिल जाना, लेकिन ये फैमिली की लड़की को हाथ भी मत लगाना। सीन शिफ्ट होता है अज़ूर ड्रैगन एकेडमी की तरफ, जहाँ पर असाइनमेंट शुरू हो रहा था और ज़ाओ अपने मन ही में सोच रहा था, आखिरकार मेरी बहन ने ये क्यों बोला कि ये फैमिली की लड़कियों से दूर ही रहना, क्या मैं उसे लड़कीबाज लगता हूँ? इधर रणछोड़ ज़ाओ के पास आता है और कहता है, अरे क्या हुआ भाई, तू कहाँ पर खोया हुआ है? कुछ हुआ तो नहीं है ना? वैसे इंस्ट्रक्टर चैन आज क्लास में हम लोग को बैटलफील्ड पोजीशन के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तुझे क्या लगता है तेरा बेस्ट पोजीशन कौन सा हो सकता है? जाओ सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं ध्यान सचमुच कहीं और ही था। क्या बोला तूने बैटलफील्ड पोजीशन के बारे में? वैसे तो मेरा कोई भी बैटलफील्ड पोजीशन बेस्ट नहीं है और मैं ये मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि बैटलफील्ड पोजीशन से हम लोग मॉन्स्टर्स से नहीं जीतते हैं, ये तो जीतते हैं हमारे टीममेट के एफर्ट और उसके मेहनत से। फिर हम लोग को बताया जाता है इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग पोजीशन होते हैं जो कि मॉन्स्टर से लड़ते वक्त इंसानी मिलिट्री को मिलते हैं। पहले होते हैं शूटर जो कि लॉन्ग रेंज अटैक करते हैं, दूसरे होते हैं मेज जो कि बड़े क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े धमाके करते हैं, तीसरे होते हैं टैंक जो कि हर एक अटैक को अपने ऊपर लेकर डिफेंस करते हैं, और चौथे होते हैं असैसिन्स जो कि मॉन्स्टर को कंट्रोल और छोटे मोटे मॉन्स्टर को ख़त्म करने में हमारी मदद करते हैं, और पांचवें होते हैं सपोर्टर्स जो कि हमारी टीम के हेल्थ को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। रणछोड़, अरे वाह भाई जाओ, तो क्या मस्त बताता है यार, मैं तो तेरा फ़ैन बन गया। वैसे बता सकता है क्या मेरा स्टॉर्म बटरफ्लाई को कौन सा पोजीशन मिल सकता है? मुझे तो लगता है वो सपोर्टर ही बनेगा। तभी इंस्ट्रक्टर चैन दोनों को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों तब से क्या बकबक कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? वैसे मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा कि क्लास किस विषय में है। तुम लोग को बैटलफील्ड पोजीशन मिलेंगे, तुम लोग अपने अपने आईडी से अपने बिस्ट को समन करो, उसके बाद जाकर वहाँ अपना क्वालिफिकेशन दिखाओ। अब जाओ। क्वालिफिकेशन टेस्ट सॉन्ग हाउस से स्टार्ट होता है,
जो कि एक टैंक बनता है। उसने बहुत सारे अटैक को अकेले ही डिफेंस किया होता है। उसके बाद रणछोड़ की बारी, वो मेज बनता है और उसका स्टॉर्म बटरफ्लाई एक बड़े एरिया पर अटैक कर सकता है। तीसरे हमारे जाओ की बारी, जो कि दीदी कहकर स्टेडियम की तरफ जाता है और अपने मन ही मन सोच रहा था मुझे कौन सा बैटलफील्ड पोजीशन मिलेगा। इधर इंस्ट्रक्टर चैन, जोई अब तुम्हारी बारी है, अपना असाइनमेंट ध्यान से देना, हम तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये असाइनमेंट अटैक टाइप है, चलो जाओ अपने बिस्ट को समन करो। इधर जाओ अपने हेल हाउंड को समन कर रहा होता है और बोलता है सब लोग मुझ पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं, मैं भी उन सबका भरोसा तोड़ने नहीं दूंगा। फिर वो अपने हेल हाउंड को कहता है जल्दी से एक फायरबॉल अटैक करो। इधर हम लोग एक मशीन को देखते हैं जो कि अटैक को एनालाइज कर रहा होता है और कहता है ये ट्रिपल डैमेज है। ये सब देखकर तो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे और मशीन कैलकुलेट कर रहा होता है और सब लोग कहते हैं अरे यार सचमुच इसका अटैक पावर तो कुछ ज़्यादा ही कमाल का है, ये तो पक्का अटैकर ही बनेगा, क्योंकि मैं भी अटैकर बना हूँ लेकिन मेरा परसेंटेज बस 2 गुना ही था। इधर इंस्ट्रक्टर चैन अपने मन ही मन सोच रहे थे सचमुच इस बीस्ट का अटैक पावर कमाल का है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में बस 200 से 1500 ही डैमेज आना चाहिए, लेकिन इसका अभी से ही 6000 पार कर रहा है। मुझे ये देखना है इसका बीस्ट और क्या कमाल दिखा सकता है। फिर जॉब बोलता है इंस्ट्रक्टर चैन क्या मेरा टेस्ट खत्म हो चुका है, क्या मैं अब असिस्टेंट बन चुका हूँ। इंस्ट्रक्टर चैन नहीं जाओ तुम आगे के भी टेस्ट को दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा पोटेंशियल कितना है। इधर जाओ हिल हाउंड को बोलता है चलो अब लॉन्ग रेंज की बारी। फिर वो एक जोरदार अटैक करता है। ये देखकर तो रणछोड़ बिल्कुल ही शौक था और कहता है अभी यार तूने क्या शूट किया है, 800 किलोमीटर दूर से ही तूने एक पहाड़ को तोड़ दिया, सचमुच तेरी पावर तो कमाल की है। इधर वो डिफेंस टेस्ट देता है जो कि बहुत सारे अटैक को अकेले झेल पा रहा होता है। ये देखकर रणछोड़ अरे भगवान मेरे माथा ही घूम चुका है, आखिरकार एक बीस्ट इतने सारे अटैक को कैसे झेल सकता है। इधर हिल हाउंड अपना सोल चैन बाहर निकालता है और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करने लगता है। ये देखकर तो रणछोड़ बिल्कुल ही सदमे में था और कहता है अबे यार ये कैसे हो सकता है, ये बीस्ट तो हमारे सारे रिकॉर्ड को तोड़ता ही जा रहा है। अब मत बोल ये गली का कुत्ता था, मैं भी जा रहा हूँ और अपने टॉमी को अपना कॉन्टैक्ट बीस्ट बनाऊँगा। इधर इंस्ट्रक्टर चैन हिल हाउंड की बूस्ट एबिलिटी को देख रहे थे और अपने मन ही मन सोच रहे थे सचमुच कहीं से भी नहीं लग रहा है यह हिल हाउंड इनिशियल स्टेज का है, क्योंकि अभी से इसकी पावर तो बैटलफील्ड में जाने के लायक है। इधर रणछोड़ अरे भैंसू बता ना यार तू अपने बेस्ट को कौन सी चक्की का आटा खिलाता है यार जो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या मैं भी अपने बेस्ट को वैसा बना सकता हूँ। तुझे पता है मेरे घर में भी एक पपी है, तू क्या उससे भी इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता है यार, प्लीज़ यार बना देना, मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग बीट चाहता हूँ एक। इधर सब लोग शौक होकर इंस्ट्रक्टर से पूछते हैं सर ये बताइए आखिरकार जॉ का बैटलफील्ड पोजीशन क्या होगा, उसने तो हर एक टेस्ट को क्वालिफाई कर दिया है। द इंस्ट्रक्टर चैन बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं तुम बच्चों में से एक, हाँ बस एक ही एक स्पेशल पोजीशन मिलेगा जो कि होगा ऑलराउंडर का। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ही हैरानी से कहते हैं क्या ऑलराउंडर पोजीशन, ये कब आया। इंस्ट्रक्टर चैन देखो बच्चों जब किसी बंदे की बेस्ट के पास ये 5 एबिलिटीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा ही स्पेशल केस में होता है, ये हमारे केस में भी हुआ है, मतलब हमारे पास भी एक ऑलराउंडर है, ये सचमुच कमाल का है। ये सुनकर तो सभी बच्चे जाओ के आगे पीछे घूमने लगते हैं और कहते हैं भाई जाओ 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 तू तो सचमुच कमाल का है यार, तेरे पास इतनी सारी एबिलिटीज़ है, तू इतने खतरनाक बीस्ट का मालिक है, आखिरकार तू ये बताता क्यों नहीं है तू उसे कौन सी चक्की का आटा खिलाता है। जाओ अरे यार मैं कितनी बार बताऊं, मैं बोल रहा हूँ ना हम लोग जो खाते हैं मैं भी उसे वही खिलाता हूँ। इंस्ट्रक्टर चैन वैसे ये इतनी भी खास बात नहीं है, ऑलराउंडर पोजीशन हमारे अजूरे ड्रैगन एकेडमी में बहुत सारे लोगों को भी मिल चुका है। तुम लोग को पता है फ्रेशर में से एक ऐसी भी लड़की थी जिसका अटैक पावर तो 12000 था, उसकी एबिलिटीज़ सचमुच कमाल की थी, वो तो जाओ से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तुम लोग उसे एक बार ज़रूर देखना। सभी बच्चे एक साथ सर किसने किया ऐसे, सर नाम तो बताइए। इंस्ट्रक्टर चैन नाम तो तुम लोग खुद ही पता करो, वैसे भी तुम लोग अब बहुत ज़्यादा ही कामचोर बन चुके हो, जाओ ट्रेनिंग करो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनो। इधर जाओ रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था सचमुच यार अगर ये बात सच है ना तो वो लेडी के पास पक्का कोई गॉडली बीस्ट होगा, वैसे मैंने आज से पहले अपने हिल हाउंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी बीस्ट को भी नहीं देखा है। चलो अब जल्दी जाता हूँ और अपने हिल हाउंड के लिए कोई अच्छा सा पोर्शन खरीद के आता हूँ।
तभी बहुत सारे बंदे जॉ को रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, ए बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर जा रहे हो? जाओ हैं, इसे आपको क्या लेने देना है? अपने काम से काम रखिए ना। वैसे आप हमारा रास्ता रोक चुके हैं, क्या आप साइड से नहीं निकल सकते हैं? बच्चे, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो। तुम्हें पता नहीं है हम कौन हैं? हम हैं द टाइगर गिल्ड के मेंबर। तुम्हें तो पता ही होगा, द ब्लैक टाइगर गिल्ड। नहीं पता है? वैंग, प्रेसिडेंट ब्लैक, लगता है इस बच्चे को हमारे ब्लैक टाइगर गिल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लगता है इसे बताना ही होगा। प्रेसिडेंट, हाँ यंग मास्टर, लगता तो है इस बच्चे को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसे हम लोग अच्छे से सबक सिखाकर बता सकते हैं। जाओ अपने मन ही मन सोच रहा था, ये साला वैंग करना क्या चाहता है? ये अब हारने के बाद अपने सीनियर को उठाकर लिए आया। अगर मैं इनसे लड़ता हूँ तो मुझे पक्का एक रिंग मैच लड़ना होगा, और ये सारे 3 स्टार या फिर 4 स्टार के वॉरियर हैं। मुझे इनसे संभल कर ही डील करना होगा। वैंग, प्रेसिडेंट ब्लैक, आखिरकार आप वहाँ पर उतनी देर से खड़े होकर क्या सोच रहे हैं? जल्दी उस साले का हाथ पैर तोड़िए और उसे अच्छा सबक सिखाइए, तभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। प्रेसिडेंट ब्लैक, हाँ यंग मास्टर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। फिर वो अपने ठंडे टाइगर को समन करता है और कहता है, चलो अब अपना कमाल दिखाते हैं। उस साले की हड्डी पसली एक करते हैं। फिर वो ठंडा टाइगर सीधे जॉ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इधर जॉ भी अपने हेल हाउंड को समन करता है और सीधा हेल हाउंड उस टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इधर हेल हाउंड अपना कंट्रोल पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो ठंडे टाइगर को कुछ दूर तक पीछे फेंकने में सफल होता है। ये देखकर तो प्रेसिडेंट ब्लैक बिल्कुल ही हैरान था और अपने मन ही मन सोच रहा था, आखिरकार एक फ्रेशर बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? उसने मेरे 4 रैंक के बीस्ट को पीछे कैसे धकेल दिया? जरूर इस बच्चे के बीस्ट में कुछ ना कुछ तो खासियत है। इधर ठंडा टाइगर भी अपने फॉर्म में आ जाता है और बार बार लाइटिंग स्टार्ट से हेल हाउंड के ऊपर अटैक करने लगता है। इधर हेल हाउंड शैडो स्टेप के द्वारा आसानी से उसके हर अटैक को डॉज कर रहा था और बार बार अपने पंजों से हेल हाउंड के ऊपर अटैक कर रहा था। ये सब देखकर तो प्रेसिडेंट ब्लैक अपने मन ही मन सोच रहा था, ये साला यंग मास्टर पक्का किसी दिन मुझे मरवाएगा। उसने मुझे बताया नहीं, ये फ्रेशर बंदा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर ये मैच ज़्यादा देर तक चली तो पक्का प्रिंसिपल आ जाएगी। मुझे इसे यहाँ पर ख़त्म करना होगा। फिर वो अपने साथियों को इशारा करता है। सब लोग अपने बेस्टों को समन करने लगते हैं और कहते हैं, बॉस क्या हम लोग उस बंदे के ऊपर सीधे अटैक कर दें? बॉस कहता है, हाँ बिल्कुल सही, तुम उस बंदे के ऊपर सीधे अटैक कर दो और इस लड़ाई को जल्दी ख़त्म करो। तभी वहाँ पर वो ट्रेन वाली लड़की आ जाती है और कहती है, मैंने कितना सुना था ब्लैक टाइगर गिल्ड के बारे में, लेकिन लगता नहीं है वो सब कुछ सच है, क्योंकि ब्लैक टाइगर गिल्ड तो एक छोटे से बच्चे के ऊपर पीठ पीछे अटैक कर रहा है। इससे अच्छा तो मेरा सेलेस्टियल गिल्ड है, जो कि इनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ब्लैक टाइगर गिल्ड? तो ये हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एसके मानवा। तो हम लोग देख रहे थे द चीट सिस्टम हैव लेजेंडरी बेस्ट का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने देखा था ब्लैक टाइगर टीम के सारे बंदे अपने बेस्ट को समन कर कर जॉ के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन तभी क्वैंगलिंग आ जाती है और कहती है, तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जॉ ब्रदर के ऊपर अटैक करने की? और इस आवाज़ को सुनकर तो जॉ बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्वैंगलिंग सिस, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इधर ब्लैक टाइगर टीम के सारे मेंबर सेलेस्टियल गिल्ड को देखकर तो बहुत ज़्यादा ही डर चुके थे और डरते हुए कहते हैं, मिस क्वैंगलिंग, आपको ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई है, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। और अपने मन ही मन सोच रहे थे, यहाँ पर अचानक सेलेस्टियल गिल्ड क्या कर रही है? ये तो लॉन्गट्यून सिटी की टॉप 2nd गिल्ड है, इसे तो टॉप 10 गिल्ड भी पंगा लेने से डरते हैं। और वो डरते हुए मिस क्वैंगलिंग के पास आते हैं और कहते हैं, अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मिस क्वैंगलिंग हमें माफ़ कर दीजिए। क्वैंगलिंग, हाँ क्या मजाक कर रही हो तुम लोग? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे छोटे भाई के ऊपर अटैक करने की? अगर मैं ज़रा सा भी लेट होती तुम लोग तो तब तक इसे घायल कर चुके होते। प्रेसिडेंट, नहीं मिस क्वैंगलिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था सेलेस्टियल गिल्ड का कोई यंग मास्टर भी है, नहीं तो हम इस पर कभी हाथ नहीं डालते। क्वैंगलिंग, ओह तो तुम लोग को पता नहीं था, मतलब कि तुम लोग राह चलते किसी भी आदमी के ऊपर बिना जाने ही अटैक कर देते हो, तो इस बार तुम लोग तो बहुत ज़्यादा ही बुरे फंसे हो। प्रेसिडेंट, नहीं मिस क्वैंगलिंग, आप तो सब कुछ गलत ही समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस बंदे ने हमें कॉन्टैक्ट दिया था आपके भाई को नुकसान पहुंचाने का, अगर हमें पहले पता होता या आपका भाई है तो हम लोग ये कॉन्टैक्ट कभी नहीं लेते।
इधर डर के मारे वैंग का तो मूत्र विसर्जन हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं मिस क्वैंगलिंग, मेरा इसमें कोई भी गलती नहीं था, मैं भी अनजान था। क्वैंगलिंग, छी कितना बेशरम लड़का है, इसने तो पैंट में ही गंगा बहा दिया। तुम्हें तो पता ही हो प्रेसिडेंट, अब इसके साथ क्या करना है कि मैं तुम्हें बताऊं। प्रेसिडेंट, नहीं नहीं मिस क्वैंगलिंग, मैं समझ गया। गाइस तुम लोग उस बंदे की ऐसी कुटाई करो कि दोबारा वो अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाए। जी बॉस, साले की हिम्मत भी कैसे हुई हमें फंसाने की। फिर सब मिलकर उसकी जमकर कुटाई करते हैं। सीन शिफ्ट होता है सेलेस्टियल गिल्ड के हेडक्वार्टर में, जहां पर क्वैंगलिंग जॉ को ले जाते हुए कहती है, आखिरकार तुम उन बंदों से मिल कैसे गए? भला हो मेरा जो कि मैं सही वक्त पर वहां पर आ गए, नहीं तो तुम्हारा वो लोग अच्छे से बैंड बजाते। जाओ, अरे यार मैं तो बस सामान खरीदने के लिए निकला था बाहर, मुझे क्या पता था ये सब बंदे मेरा पीछा कर रहे हैं। क्वैंगलिंग, ओह तो ऐसी बात है क्या? वैसे तुम कौन कौन से सामान खरीदने के लिए निकले थे? तुम कहीं पोर्शन तो नहीं खरीदने के लिए निकले थे अपने बेस्ट के लिए? अगर ऐसी बात है तुम सीधे सेलेस्टियल गिल्ड आ सकते हो। यहाँ पर तुम मुझको बताना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री में खरीद दूंगी, क्योंकि यहाँ पर सारे सामान मेरे लिए तो फ्री ही है। जाओ, क्या सारे सामान आपके लिए फ्री है? आप तो सचमुच बहुत ज़्यादा ही अमीर है। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा था, हाँ यार होगी क्यों ना, क्योंकि ये तो सेलेस्टियल गिल्ड के प्रेसिडेंट की इकलौती बेटी है। क्वैंगलिंग, चलो जाओ, क्यों ना मैं तुम्हें सेलेस्टियल गिल्ड पूरी तरह से घुमा कर लाती हूँ। देखो ये ट्रेनिंग एरिया है, यहाँ पर 10-10 बिस्ट मास्टर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तुम्हें पता है अगर तुम भी सेलेस्टियल गिल्ड में शामिल हो जाते हो, सेलेस्टियल गिल्ड तुम्हें हर एक तरह का मदद पहुँचाएगा और तुम्हारा बेस्ट का बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। हर सप्ताह यहाँ पर मिशन रिलीज होता है, जहाँ पर तुम बहुत सारे मिशन कर आराम से गोल्ड कॉइन कमा सकते हो। तुम्हें पता है यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, जो कि हर एक तरह का ट्रीटमेंट भी उपलब्ध करवाता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, लोंगट्यांग सिटी में सबसे अच्छा मेडिकल केयर सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हैं। जाओ, अरे हाँ डॉक्टर, मेरा भी सपना था डॉक्टर बनने का, कहाँ मैं उस खपरचट्टी के पीछे पड़ गया था। क्वैंगलिंग सिस, क्या मैं यहाँ पर डॉक्टर की तरह ज्वाइन कर सकता हूँ? प्लीज सिस, मैं भी बहुत ज़्यादा ही स्किल्ड हूँ। क्वैंगलिंग, क्या तुम डॉक्टर के साथ ज्वाइन होना चाहते हो? परवर कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है सेलेस्टियल गिल्ड किसी भी राह चलते हुए आदमी को अपने गिल्ड में ज्वाइन कर लेती है, वो भी डॉक्टर की तरह? तुम्हें क्या लगता है सेलेस्टियल गिल्ड के पास अपने रूल एंड रेगुलेशन नहीं है? ये है सेलेस्टियल गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट लीन। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? यहाँ पर तुम कैसे आ गई? तुम्हें क्या लगता है सेलेस्टियल गिल्ड कोई छोटे मोटा गिल्ड है? तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन क्या है? तुम्हारा एज तो लगभग अभी 20 साल का होगा। तुम्हारे पास कौन से स्किल होंगे? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तुम्हें यहाँ पर लाया किसने है? क्वैंगलिंग, आंटी आंटी, मैंने आपको बताया था ना, ये वही बंदा है जिसने मुझे ट्रेन में बचाया था। आंटी, वो 3 आई मंकी से। आंटी, तो मैंने इसे अपना मुंह बोला भाई बना लिया। ओह तो ऐसी बात है क्या? तभी पीछे से कोई बंदा भागे भागे आता है और कहता है, वाइस प्रिंसिपल, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। मेरा बेस्ट बहुत ज़्यादा ही घायल हो चुका है, उसे जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन अभी कोई भी डॉक्टर खाली नहीं है। प्लीज़ वाइस प्रिंसिपल कुछ कीजिए। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तुम पैनिक मत करो, मैं जल्द ही दूसरे ब्रांच से डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। चिंता मत करो, हम लोग उसे बचा लेंगे। नहीं वाइस प्रेसिडेंट, आपको एक बार उन्हें देखना चाहिए। उनके अंदर से बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो वो लोग बहुत जल्दी ही मारे जाएंगे। जाओ वाइस प्रेसिडेंट, ये बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन है, मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं एक बंदा रोते हुए आता है और कहता है, प्लीज़ सामने से हट जाओ, हमें जल्दी से ऑपरेशन थिएटर 3 की तरफ जाना है। मेरे बेस्ट का बहुत ज़्यादा ही खून निकल रहा है। शेरू प्लीज़ शेरू, अपनी आंखें मत बंद करो, हिम्मत रखो, हम लोग तुम्हें बचा लेंगे। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर प्लीज़ मेरे दोस्त की मदद कीजिए, इसका खून बहुत ज़्यादा ही निकल रहा है। इधर बहुत सारे असिस्टेंट और जूनियर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, सचमुच इसका खून तो बहुत ज़्यादा ही निकल रहा है और ये बैंडेज पट्टी से इसका खून बंद भी नहीं हो रहा है। जल्दी से मेडिसिन इस्तेमाल करो और इसका खून बंद करने की कोशिश करो। अरे हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी इसका खून बंद ही नहीं हो रहा है। देखो जाओ, अपने मन ही मन सोच रहा था, सचमुच इस बीस्ट का खून तो बहुत ज़्यादा ही निकल रहा है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है यह एक बूफर की प्रजाति है, जिसका लेवल अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 3 रैंक है। इसका लॉयल्टी 92% है। इसे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक क्यून भी ने काटा है, जिसका टॉक्सिक बहुत ज़्यादा ही जहरीला होता है। यह बेस्ट अभी तक मारा जा चुका होता, लेकिन इसकी एबिलिटी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से यह अभी भी जिंदा है। इसे बचाने के लिए हमें ये सब मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा।
जाओ, मेरे पास इसका खून रोकने का एक आसान तरीका है, लेकिन तुम लोग मुझ पे भरोसा नहीं करोगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, तुम लोग को स्पीड ग्रास लाना है, लिंगट्योंग ग्रास लाना है और 5 रैंक का इपिक क्वालिटी का स्पीड स्नेक का कोर लाना है और उसे 5 मिनट तक गर्म पानी में उबाल कर रखना है और जो भी उससे बचेगा सीधे मेरे पास ला दो, मैं इसे खून रोक सकता हूँ। जूनियर डॉक्टर, क्या बोल रहे हो बच्चे? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? तुम जो भी कुछ बता रहे हो ये सब जहरीला है। तुम क्या जहर देके इसे और भी ज़्यादा मारना चाहते हो? जाओ, जल्दी करें और इस दवाई को ले आएं। मुझे पूरा भरोसा है ये काम करेगा। जूनियर डॉक्टर, ठीक है बच्चे, तुम इंतजार करो, हम लोग जल्दी उस दवाई को लाते हैं। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहे थे, हमने भी पढ़ा है जहर जहर को काटता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जहर है। क्या उस बच्चे को हमें ये जहर देना चाहिए? लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, हमें उस बच्चे की बात माननी पड़ेगी। फिर वो लोग पर्सन लाकर उसे दे देते हैं। इधर जाओ ग्लव्स पहनता है और कहता है, जय श्री राम, प्लीज़ भगवान बचा लेना। फिर वो धीरे धीरे कहकर उस जहर को उसके घाव पे लगाने लगता है। इधर वो बिस्ट जोर जोर से गुर्रा रहा होता है और कुछ ही देर में उसका खून बहना रुक जाता है और वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। ये देखकर तो वो बंदा रोने लगता है और कहता है, शेरू, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी डॉक्टर ने तुम्हारी जान बचा ली। वाइस प्रेसिडेंट, जाओ, मैं तो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, अब मुझे पूरी तरह से भरोसा हो चुका है। तुम्हारा स्किल कमाल का है, तुम अब सेलेस्टियल गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तुम हमारी गिल्ड के स्पेशल डॉक्टर होगे। जाओ, धन्यवाद वाइस प्रेसिडेंट, मैं इसके लिए हमेशा आपका शुक्रमंद रहूँगा। इधर उसकी बहन, ओहो, अब चले हैं लाड साहब डॉक्टर बनने के लिए, इसलिए इतनी ज़्यादा लेट हो गई ना? तुझे कुछ आता जाता भी है डॉक्टर के बारे में कि तू बस मुंह उठाकर अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी गिल्ड में करवा लिया है? जाओ। क्या बहन, अब तू भी शुरू हो गई? मैं तो तुम्हारा ही मदद करना चाह रहा था। उसकी बहन, हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है तू किसका मत करना चाह रहा है। अपनी सगी बहन छोड़कर मुंह बोला भाई बनता फिरता है, तो शर्म भी नहीं आती है? किसी भी एरे गेरे गिल्ड में अपना एडमिशन करवा लिया। जाओ। क्या बहन, आप फिर से गुस्सा हो गई? इससे अच्छा तो ये होता कि मैं आपको ये बात बताता ही नहीं। बड़े भैया ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए, अब आप डॉक्टर बन चुके हैं तो उसका पार्टी वार्टी मिलेगा कि नहीं? आओ, हाँ मेरी छोटी बहन, पार्टी तो पक्का बनता है, बस तू सैलरी आने दे, उसके बाद मैं तुझे ले चलूँगा 5 स्टार होटल, वहाँ पर तुझे जितना खाना है बस खाते ही रहना। हाँ भैया, पार्टी, मज़ा आ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है। इधर वैंग हॉस्पिटल में हाथ पैर तड़वा कर चिल्ला रहा था, जाओ के बच्चे, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तूने जो मेरे साथ किया है मैं उसका दोगुना तुझे दूंगा। तभी उसके पापा वहाँ पर आते हुए कहते हैं, क्या वो वैंग, तुम इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रहे हो? वैंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ पापा, आपको मेरी मदद करनी होगी, आपको जाओ को अच्छे से सबक सिखाना होगा। कि पापा, वैंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम मेरे बेटे हो, आखिरकार तुम एक छोटे से गांव के बच्चे से कैसे हार सकते हो? तुमने तो पूरी वैंग फैमिली का नाम डुबा दिया। वैंग, नहीं नहीं पापा, अब आप मेरा मजाक मत उड़ाने लगिए, मुझे पता नहीं था जॉ के पास जो बीस्ट है उसका 3 एट्रीब्यूट है, मेरा बीस्ट उससे बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, इसलिए मैं हार गया। पापा, आपको पता है सेलेस्टियल गिल्ड उसका बैकिंग कर रही है, मुझे तो लगता है वो सेलेस्टियल गिल्ड का कोई यंग मास्टर है। उसके पापा, ओह छुपाओ वो यंग मास्टर, सेलेस्टियल गिल्ड, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी हमारे वैंग फैमिली से पंगा लेकर, अब तो तुझे इसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार सकता हूँ तो क्या हुआ, किसी बीस्ट से तो मरवा ही सकता हूँ ना। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। तो आज का वो दिन है जब बीस्ट हंटिंग कंपटीशन फ्रेशर स्टूडेंट के लिए रखा जाएगा। तो सभी बच्चे एक्साइटेड हैं ना? आपके ब्रेसलेट में रियल टाइम शो होगा कि आपने कितने सारे बीस्ट मारे हैं। वाइस प्रिंसिपल, हालांकि इस कंपटीशन में बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है, जिनमें से एक है, अगर आप 1 से 10 बीस्ट को मारते हैं तो आपको सी रैंक मिलेगा, अगर आप 11 से 30 बीस्ट को मारते हैं तब आपको बी रैंक मिलेगा, अगर 30 से 50 मारते हैं तब आपको ए रैंक मिलेगा, अगर 80 से 60 मारते हैं तो आपको एस रैंक मिलेगा। और इसमें बीस्ट की क्वालिटी भी डिपेंड करेगी, वैसे ही आपको हमारे स्कूल में पोजीशन भी मिलेंगे। प्रिंसिपल, वैसे वाइस प्रिंसिपल, क्यों ना आप उन बच्चों में से कौन कौन ऑलराउंडर हैं सबके नाम बता दें? यस मैम, अब मैं बताने जा रहा हूँ हमारे नए बच्चों में से कौन कौन ऑलराउंडर हैं, तो उनका तालियों के साथ स्वागत करें। पहले आते हैं वैंग फैमिली के सबसे बड़े बेटे वैंग जाओ, दूसरी आती है लेन फैमिली की सबसे छोटी बेटी लिन जाओ, और हमारे चहीते जाओ। ये सुनकर तो अपने मन ही मन सोच रहा था, अरे लिन फैमिली और वैंग, ये तो हमारे इंडिया के 4 टॉप फैमिली में से एक नहीं है।
सीन शिफ्ट होता है अज़ूर ड्रैगन एकेडमी के ब्रॉडकास्ट हॉल की तरफ, जहाँ पर एक प्रोफेसर सबको बता रहा था। तो आज के लिए मैं ही यहाँ का होस्ट हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल, वैसे वाइस प्रिंसिपल, आपको क्या लगता है हमारा चहेता जाओ कितने सारे बिस्टों को हंट कर सकता है? मेरी माने तो 50-60 ये उसके लिए काफ़ी होना चाहिए। मेरी माने तो ना वो बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो कम से कम 80 से ज़्यादा बिस्टों को तो शिकार आराम से कर ही लेगा। प्रिंसिपल, नहीं, मुझे तो लगता है हमारा जाओ वेंग जाओ का रिकॉर्ड तोड़ेगा और हमारे स्कूल के लिए एक नया अनोखा रिकॉर्ड बनाएगा। कमेंटेटर, चलिए अब हमारे नए बच्चे बीस्ट फॉरेस्ट में एंटर करना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए अभी तक 1 घंटा हो चुका है और हमारी टीम ए ने करीब 10 बिस्टों को अभी तक मार गिराया है। उनमें से सबसे अच्छा काम किया है शूटर ने, लेकिन लगता है बी वाली टीम आगे चल रही है। उसने तो एक्सीलेंट ग्रेड के बिस्टों का भी शिकार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने तो अभी तक 20 मॉन्स्टर का शिकार कर लिया है। अरे नहीं, इतने जल्दी भी खुश मत होइए। ये तो वेंग जाओ है जिसने अकेले अभी तक 43 मॉन्स्टरों का शिकार कर लिया है और ये लगातार शिकार करता ही जा रहा है और इसने एक एपिक क्वालिटी के बीस्ट को भी अभी तुरंत मारा है। ये देखकर तो लड़कियां पागल हो जाती है और कमेंट कर रही थी, अरे यार ये कितना हैंडसम है, इसका अंदाज तो देखो बैठने का, वो भी कमाल है, मुझे तो इससे ही शादी करनी है। दर्शकों गौर फरमाइए, ये तो वाइट ग्रैफिन है, इसकी एबिलिटी तो आपको पता ही होगी। ये तो स्पेस को भी फाड़ सकता है, मतलब कुछ क्षण में ही यहाँ से वहाँ पहुँच जाना। और इतना ही नहीं, इसके पास तो सुपर पावर स्ट्रॉन्ग चोंच भी है जो कि किसी भी मॉन्स्टर के 2 टुकड़े करने में इसकी मदद करती है। वैंग, ओह ये तो एपिक क्वालिटी का बेस्ट था, मुझे इसका कोर को संभाल के रखना चाहिए, ये मेरे ग्रैफिन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करेगा। कमेंटेटर, ओह लगता है लीडर बोर्ड में फिर से बदलाव हुआ है। वेंग साओ एक बीस्ट को मारकर जाओ को अभी तक पीछे छोड़ चुके हैं। अरे नहीं, इधर लैन को देखिए, ये तो जंगल के राजा को अपने बेस्ट डराने की कोशिश कर रही है। क्या जंगल का राजा इनके अनडेड बेस्ट से मारा जाएगा? दर्शकों गौर फरमाइए और बताइए लैन के पास कौन सा बेस्ट है? अरे नहीं, ये तो लेजेंडरी अनडीड बैट है जो कि इको का साउंड पैदा कर रहा है और बार बार लायन किंग को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नहीं, लगता नहीं है लायन किंग भी इतने जल्दी हार मानने वाला है। उसका दहाड़ सुनकर तो जंगल के हर एक बेस्ट तक कांप जाते हैं। क्या लैन भी उसे आसानी से मार पाएगी? लेकिन अगर लैन ने इस बेस्ट को भी मार गिराया तब तो वो 1 घंटे में पूरे 51 बेस्ट को मार देगी। वैंग, मैं तो जानबूझकर अपनी बहन को जीतने दे रहा हूँ, भला उसका गुस्सा कौन ही सहने वाला है? हैं ये क्या है बे, मेरी बहन को किसने पीछे किया? 1 मिनट पहले उसको लेजेंडरी अनडेड बैट बार बार अपने पंजों से उस लायन किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर तो उसकी बहन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी और कहती है, मैं तो इसे आराम से ही मार दूंगी, अनडेड बैट जल्दी से इसका खेल ख़त्म करो। लेकिन कुछ देखकर तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है, ये ब्लैक हेल हाउंड अचानक यहाँ पर कैसे आ गया? इधर अनडेड बैट का अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है और इधर हेल हाउंड ने उस लायन किंग का गर्दन काट दिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना मत भूलना। अब हम लोग देखने वाले हैं वैंग क्या लैन से पंगा लेगा या फिर नहीं। तो बिना किसी देरी के बाय बाय।